हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को। देखो, एनसीईआरटी आप सभी जानते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम के लिए, और कहीं ना कहीं अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है ना, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बेहतर करना है, वहाँ पर एनसीईआरटी का काफ़ी रोल है। तो आज के लेक्चर में हम वही सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट्स तो देखेंगे, साथ ही साथ हम एमसीक्यूज़ की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक तरह से हेल्प हो पाएगी किस तरह से आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे तो कैसे टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी टेक्निक्स में आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द लेक्चर। राइट, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द क्वेश्चन 1 सेज द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी इज डिफरेंट फ्रॉम जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ कंट्री। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो, आप सभी जानते हो कि एक तो होगी हमारी इंडिया की जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज होगी, राइट। ऑन द अदर हैंड एक होती है इकोनॉमिक टेरिटरी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ नोटिस करो कि मान लो जैसे ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें क्या बताना है कि जैसे मान लो कि इंडिया की जीडीपी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। जैसे क्या टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर कोई चीज़ होती है जो इंडिया के पोलिटिकल फ्रंटियर्स हैं वो इंक्लूड करी जाती है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस हो सकते हैं, फिशिंग वेसल्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। इनको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये आप जानते हो इंडिया का मैप है, बिल्कुल। तो देखो, आप सभी जानते हो कि जैसे इकोनॉमिक टेरिटरी इंडिया की क्या होगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक एग्जांपल आप लो कि मान लो जैसे दिल्ली के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मान लो दिल्ली के अंदर क्या है, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉरस्पॉन्डिंग इनका कोई एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मतलब जो मेरे कहने का मीनिंग कि अलग अलग कंट्रीज़ की कॉरस्पॉन्डिंग कोई एम्बेसी, कोई कॉन्सुलेट, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मान लो यूएस की या कोई और कंट्री की यहाँ पर है, तो क्या वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी हुई? द आंसर इज नो। ये किसकी टेरिटरी हुई? ये हुई यूएस की, या फिर जिस पर्टिकुलर कंट्री की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में हो, ठीक है, मतलब उनका ऑफिस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस इंडिया में हो। तो क्या जो उस ऑफिस के अंदर जो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट बनेंगी? द आंसर इज नो। ठीक है ना। उसी तरह से जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी और कंट्री की मान लो इंडिया में है, तो वो भी इंडिया का पार्ट नहीं, इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेंगी, राइट। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करो, जैसे इंडिया के आप जानते हो यहाँ पर क्या होता है, आप यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज पढ़ते हो ज्योग्राफी के अंदर, यस। वहाँ पर जो इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, ठीक है, हमारे जो टेरिटोरियल सी है, जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, उसके अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक टेरिटरी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ ही आप एक एग्जांपल और सोचो। जैसे आप सोचो कि जैसे एयर इंडिया है, अब एयर इंडिया को कौन ऑपरेट कर रहा है? ये ऑपरेट करी जा रही है इंडिया के रेजिडेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो हो सकता है कि एयर इंडिया की कोई फ्लाइट है, मान लो वो चल रही है, मान लो इंडिया और मान लो दुबई के बीच में, यूएई के बीच में चल रही है, इंडिया और यूएई के बीच में, तो रास्ते में है। इस तरह की चीज़ें, जो शिप्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, जो इंडिया के रेजिडेंट्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, क्या वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है? द आंसर इज येस। तो ये कुछ ना थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हो सकती हैं, बट हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे क्या समझा हमने ये चीज़ समझने की कोशिश करी कि अगर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ऑफिस इंडिया में है, ठीक है ना, तो उस ऑफिस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी के एक्टिविटीज़ में नहीं इंक्लूड होंगी। ऑन द अदर हैंड किसी और पर्टिकुलर कंट्री की कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखो, अगर ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो जैसे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग टेरिटरी वाटर्स, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर में जो भी होता है वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस ये नहीं आएंगे, ठीक है। फिशिंग वेसल्स जो कि रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती हैं इन इंटरनेशनल वाटर्स, ये हो जाएंगे। अभी एग्जांपल दिया था ना एयर इंडिया का, तो एयर इंडिया किसके द्वारा ऑपरेट करी जा रही है? अगर जैसे इंडिया के रेजिडेंट्स के द्वारा, तो चाहे शिप हो चाहे एयरक्राफ्ट हो, जब इस तरह से दो कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर रेजिडेंट्स के द्वारा कोई चीज़ ऑपरेट करी जाती है तो उस कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट बनती है, ठीक है। फिर चाहे फिशिंग वेसल हो गया, आपके ऑयल या नेचुरल गैस के जो रिग्स होते हैं वो हो गया, इस तरह की चीज़ें भी हमारे इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं बनेगी, ठीक है ना। ये बात भी हमने समझ ली। जैसे हमने देखा ना कि जैसे एम्बेसी हो गया, कॉन्सुलेट हो गया, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी दूसरी कंट्री की, अगर वो इंडिया में है देन दे आर नॉट। तो यहाँ आंसर क्या बना? 2 और 4 यहाँ पे गलत थे, इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 आर करेक्ट।
यहाँ पर आप इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर दी है, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हो। बट जो पॉइंट था वो था कि हम इस चीज़ को समझे कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है क्या नहीं है, वो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे यूपीएससी नहीं, यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, ये पूछ रहा है कि कैपिटल रिसिप्ट जो होती है गवर्नमेंट बजट के अंदर, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। अब देखो इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करो। पहले मैं आपको ना बजट के कंपोनेंट समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे आएंगे वापस। देखो जब भी बात होती है बजट की, तो बजट के अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो भैया बजट के अंदर मतलब ये चीज़ होती है कि पैसा आएगा कहाँ से, उसको क्या बोल दिया, रिसिप्ट। ऑन द अदर हैंड पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं, उसको बोल दिया क्या, बजट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल। अब बजट रिसिप्ट में भी ना फर्दर दो कैटेगराइजेशन है। पहली कैटेगराइजेशन क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरी है कैपिटल रिसिप्ट। अब इसका क्या मतलब, देखो समझने की कोशिश करो। मैं आपको ना बहुत, जब भी मैं इसको पढ़ाता हूँ ना, मैं जब हमेशा आपके घर का एग्जांपल देता हूँ, आपकी फैमिली का एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप सोचो आपके घर में पैसा कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर आपको दो पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। किस तरह की दो पॉसिबिलिटीज़, देखो एक तो वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो आपको, जहाँ से पैसा आपको बार बार आ रहा है, बार बार मतलब एवरी मंथ कह लो, ठीक है, या फिर मतलब पीरियोडिकली, एवरी मंथ ना बोल के मेरे में नहीं है, पीरियोडिकली आ रहा है, या फिर रेकरिंग या रिपीटेडली आ रहा है, जनरली उस तरह के खर्चे। या फिर जैसे आप देख रहे हो, जैसे आपकी सैलरी हो गया, आपके पेरेंट्स की सैलरी, या फिर किसी तरह से आपने, हो सकता है किसी को घर अपना किराए पे दिया हो तो वहाँ से हो सकता है आपको रेंट आए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि वंस इन एवरी टाइम, मतलब काफ़ी देर बाद आती हैं, मतलब रिपीटेडली नहीं होती। वहाँ पर क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में हमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उनको क्या बोल देते हैं। जैसे आप एग्जांपल सोचो, जैसे आप मान लो कि आपकी कोई शॉप थी, आपने किसी शॉप को क्या किया, आपने शॉप को बेच दिया, उसको सेल कर दिया, तो बेचने से भी तो आपको पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा। पर ये वो खर्चे हैं, खर्चे नहीं, ये वो चीज़ें हैं जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि हर महीने या रिपीटेडली मिल रहा है। यहाँ पर आपके एसेट और लाइबिलिटी में चेंज आ रहा है, और ये बहुत ऐसा थोड़ी ना कि बार बार आ रहा है, नहीं, एक बार दुकान बेच दी तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपको पैसा मिल गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो सैलरी, रेंट वगैरह जैसी चीज़ें हैं ये आपको बार बार मिलती हैं, और यहाँ पे एसेट लाइबिलिटी का कोई चेंज नहीं होता। तो गवर्नमेंट का भी सेम केस होता है, वो वाली जगह जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, राइट, पर जहाँ पर एसेट लाइबिलिटी में चेंज नहीं आता, और जो फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट को पैसा उसको कॉरस्पॉन्डिंग मिलता है, बार बार रिपीटेडली या पीरियोडिकली कह लो या रेकरिंगली मिलता है, दोज आर नोन एज व्हाट, रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसिप्ट का क्या मतलब होता है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब जैसे हमने देखा ना अभी, जैसे हमने क्या बेचा था, हमने दुकान बेची, उसी तरह से गवर्नमेंट क्या कर सकती है। मान लो गवर्नमेंट ने भी क्या, आप देखते हो आजकल PSUs जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, उसके शेयर्स बेचे जाते हैं, गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेचती है, डिसइन्वेस्टमेंट कह लो, या फिर लोन्स की रिकवरी, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी रिकवरी होती है, या फिर गवर्नमेंट कहीं से कोई चीज़ बोरो करती है, तो बोरो करने से भी क्या हुआ, गवर्नमेंट की जेब में पैसा आया ना। तो ये सारे रिसिप्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई जहाँ से पैसा आ रहा है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या, जहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसको बोल दिया क्या, कैपिटल। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर जैसे आप जानते हो टैक्स रिसिप्ट, जैसे GST हो गया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। उसी तरह से आप इनकम टैक्स पे करते हो, उसी तरह से आपका कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये गवर्नमेंट को पैसा ही तो मिल रहा है, ठीक है ना, टैक्सेस की फॉर्म में, तो डेफिनेटली क्या है, और ये मिल भी कैसे रहा है, बार बार मिल रहा है, रिपीटेडली मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टैक्स रिसिप्ट इन रेवेन्यू रिसिप्ट। उसी तरह से नॉन टैक्स रिसिप्ट का मीनिंग क्या होता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट का मतलब कि गवर्नमेंट को पैसा तो मिल रहा है बट टैक्स के फॉर्म में नहीं। अब ये कौन सा पैसा हो सकता है, देखो जैसे आप सोचो कभी आप अपने ना डॉक्यूमेंट्स बनाने गए होंगे, या फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाया होगा, तो कुछ आपको फीस पे करनी पड़ती है ना गवर्नमेंट को, कि कुछ पैसे लगते हैं, कुछ कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ सर्टिफिकेट्स बनाने जाते हो, वहाँ पर कुछ आपके पैसे लगते हैं, वो फीस लगती है, वो गवर्नमेंट का ही तो एक तरह से रेवेन्यू है। कई बार आप जैसे चलान पे करना पड़ता है ट्रैफिक के कॉरस्पॉन्डिंग, वो चलान गवर्नमेंट को जाता है। इस तरह के कुछ फाइन हो सकते हैं, पे करने पड़ सकते हैं, तो वो भी तो क्या है, वो भी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ ही तो रहा है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दोज आर नोन एज नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स क्यों, क्योंकि टैक्स थोड़ी है, ये तो एक तरह का या तो फीस हो गया, या फिर ना चलान हो गया, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, या फिर मैंने जो और एग्जाम्पल डिस्कस किए, तो इस वजह से इनको क्या बोल देते हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो आई होप रिसिप्ट वाला पोर्शन तो बिल्कुल आप क्लियर हो गए होगे कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, वो हमने समझ लिया। रेवेन्यू रिसिप्ट वाले वो वाली चीज़ें हैं जहाँ पे टैक्सेस
सॉरी एसेट और लाइबिलिटी में चेंजेस नहीं आते। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर हमें वो देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे एसेट अक्सर डिक्रीज़ कर जाता है, जैसे एसेट या तो डिक्रीज कर गया या लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। ठीक है, तो रिसिप्ट मतलब पैसा आना। रेवेन्यू के यहाँ पे मीनिंग क्या है, एक तरह से एसेट लाइबिलिटी में कोई चेंज ना होना। कैपिटल का मीनिंग क्या है, एसेट लाइबिलिटी में जब हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो रिसिप्ट वाला पोर्शन हमें अच्छे से समझ आ गया। उसी तरह से दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट है खर्चे का, दैट इज एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में भी सेम चीज़, कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है, बार बार करती है, हर महीने करने पड़ते हैं, ठीक है, या पीरियडिकली या रेकरिंगली करने पड़ते हैं। जैसे गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको सैलरी देनी है गवर्नमेंट ने, ठीक है, हर महीने देनी पड़ेगी, कुछ पेंशन वगैरह या जितने भी मतलब मेरे मीनिंग रेकरिंगली बार बार देनी पड़ रही है ना। ऑन द अदर हैंड कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कुछ बड़ा खर्चा होगा, जैसे रोड बनाना है गवर्नमेंट को, ठीक है, ब्रिजेस बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा एक तरह से क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, आप एसेट को क्रिएट करते हो, गवर्नमेंट एसेट क्रिएट कर रही है ना, कुछ खर्चा कर रही है, बहुत बड़ा वाला खर्चा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एसेट लाइबिलिटी में चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलते। ठीक है, तो रिसिप्ट क्लियर हो गया, रिसिप्ट मतलब पैसा आना, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा खर्च करना। रेवेन्यू का हमने देख लिया जहां एसेट लाइबिलिटी में चेंजेस नहीं देखने को मिलते। कैपिटल का भी देख लिया जहां पर एसेट लाइबिलिटी में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरह से आप रिसिप्ट का मीनिंग समझ गए, एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझ गए, रेवेन्यू का मीनिंग समझ गए, कैपिटल का मीनिंग समझ गए। चारों को जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा उस हिसाब से आप मतलब निकाल लोगे कि किसका मीनिंग क्या होता है। अब ये चीज़ अगर समझ आ गई, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या पूछा, यहाँ पूछा उसने कि कैपिटल रिसिप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहली बात तो ये चीज़ है कि पैसा आ रहा है, किस तरह का पैसा आ रहा है, जहाँ पर हमें क्या हो रहा है, जहाँ पर लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। ठीक है ना, यही बताया था कैपिटल के अंदर क्या था, कैपिटल के अंदर क्या बोला था मैंने, क्या था, एसेट और लाइबिलिटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जब गवर्नमेंट का पैसा आएगा मतलब कहीं और पे या तो लाइबिलिटीज क्रिएट हुई हैं या फिर एसेट की रिडक्शन हुई है, यही मीनिंग होता है कैपिटल रिसिप्ट का, बिल्कुल। और पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास। अब जैसे ऑप्शन 1 देखो, स्टेटमेंट 1 ये क्या बोल रहा है, लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक। अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक से पैसा लिया, तो उससे क्या होगा, अगर पब्लिक से पैसा लिया तो उससे होगा क्या, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, बिल्कुल आ गया। और क्या इससे लाइबिलिटीज क्रिएट हुई है, एसेट रिड्यूस हुआ, ऑब्वियसली यस, लाइबिलिटी क्रिएट हुई ना। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को एक तरह से पैसा अब वापस करना है जनता को। गवर्नमेंट ने पैसा लिया है ना, अभी लोन लिया है, लोन वापस करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो एक तरह से लाइबिलिटी क्रिएट हुई ना गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ भी रहा है तो रिसिप्ट भी ट्रू है, और क्योंकि लाइबिलिटी भी क्रिएट हुई है, पैसा वापस भी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो इस वजह से कैपिटल रिसिप्ट डेफिनेटली है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां देखो क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि लोन की वजह से इंटरेस्ट रिसिप्ट, अगर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है। अब देखो ये जो इंटरेस्ट है, एक देखो एक चीज होती है लोन, एक होता है लोन के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट, समझ रहे हो। अब जो लोन होता है ये तो एक तरह से आप मान सकते हो इसको कैपिटल के अंदर, क्यों, क्योंकि ये तो एसेट और लाइबिलिटी में चेंजेस लेके आ रहा है। आपने एक बार लोन लिया तो डेफिनेटली आपको पे बैक करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज पे इसने इम्पैक्ट किया। पर जब मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट की, ये तो आपको हर महीने देना पड़ता है ना, हर महीने ना छोड़ो, रिपीटेडली देना पड़ रहा है या नहीं देना पड़ रहा, ईएमआई एक तरह से, तो बिल्कुल, तो ये तो रिपीटेडली, तो जब हम करते हैं रिपीटेडली की, या फिर इंटरेस्ट से कोई एसेट और लाइबिलिटी में थोड़ी ना चेंज आ रहा है, वो तो एसेट लाइबिलिटी तो लोन की वजह से है, यहाँ पर कोई तो एसेट लाइबिलिटी है ही नहीं, तो ये क्या है, ये कैपिटल थोड़ी ना होगा, ये कैपिटल नहीं है, ये है रेवेन्यू वाले सेक्टर में आएगा। तो स्टेटमेंट 2 इस वजह से हो जाती है क्या, गलत। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और देखो इतने से ही हमारा शायद आंसर आ जाए, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट ठीक है, तो हम इतना क्लोज पहुंच गए कि या तो बी आंसर होगा या सी आंसर होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं और देखते हैं स्टेटमेंट सी देखते हैं। बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया, इसका क्या मतलब, अब गवर्नमेंट ने आरबीआई से बोरो पैसा किया तो पैसा आया गवर्नमेंट के पास, यस, रिसिप्ट तो बिल्कुल ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब बात कर रहे हैं तो इसमें ये बात तो चलो समझ आ गई कि बोरोइंग क्या है, एक तरह की रिसिप्ट है, पर क्या ये कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, जरा सोचो, अभी डिस्कस किया था ना। देखो कैपिटल रिसिप्ट है, क्यों है, देखो बोरोइंग हुआ तो एक तरह की क्या हुई, लाइबिलिटी क्रिएट हुई ना, गवर्नमेंट को पैसे वापस करने पड़ेंगे, डेफिनेटली इट्स अ लाइबिलिटी, यस। तो ये क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। तो थर्ड भी ठीक है, ठीक है, हमने क्या देखा था, फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है, थर्ड ठीक है। आंसर मिल गया ऑप्शन बी, 1, 3 एंड 4। 4 एंड 5 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है।
स्टेटमेंट 4 क्या बोल रही है? स्टेटमेंट 4 बोल रही है पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखो मैंने ये आपको पीछे ये दिखाया था, ये पर्टिकुलर ग्राफ फिगर दिखाया था। यहाँ देखो डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने आपको साफ बताया क्या था, एक तरह की कैपिटल रिसिप्ट ही तो है। तो ये तो बात हमने डिस्कस कर ही ली कि किस तरह से जो डिसइन्वेस्टमेंट होती है उससे क्या होता है, गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है ना, एसेट रिडक्शन हो रही है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज़ को वो ओन करती थी, अब वो चीज़ ओन नहीं करती, क्योंकि एक तरह से उसे डिसइन्वेस्ट कर दिया। तो यस, दिस इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट। ऑन द अदर हैंड, ग्रांट इन एड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ये क्या है? जब कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री से ग्रांट इन एड मिल रहे हैं, तो ग्रांट मिल रही है ना एक तरह की, ये क्या है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पर, उसका कंसर्न यहाँ पर नहीं है, एक तरह की ग्रांट है, कोई कॉरस्पॉन्डिंगली पैसे के साथ हमें एसेट लाइबिलिटी के साथ कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे। तो आंसर क्या बना? आंसर बना ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 एंड 4, 2 एंड 5 आर इनकरेक्ट। ठीक है, आप फर्दर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़नी हो यहाँ पे पढ़ सकते हो, बाकी मैंने पॉइंट्स तो आपके साथ डिस्कस कर ही दिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ हमारे प्रारंभ और आईडीएमपी कोर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, प्रारंभ हमारा फाउंडेशन कोर्स है, जिसके अंदर आपका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। यहाँ प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, साथ ही साथ टेस्ट वगैरह, आपकी सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए आप बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। video.onlyas.in पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। उसी तरह से कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आईडीएमपी कोर्स, जिसके अंदर आपको डेली एमसीक्यूज हो गया, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने को मिलती है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो, अपनी गलतियों को और इंप्रूव कर सकते हो इस आईडीएमपी कोर्स को ज्वाइन करके। तो dpp.onlyas.in पर जाकर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इन केस आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व भी करवा सकते हो। अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइमरी डेफिसिट। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्राइमरी डेफिसिट्स इंडिकेट्स द बोरिंग रिक्वायरमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, एंड सेकंड स्टेटमेंट सेज एन इंक्रीज इन प्राइमरी डेफिसिट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट एट ब्रिजिंग द फिस्कल गैप ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। अब देखो, पहले आप जानते हो फिस्कल डेफिसिट के बारे में। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? एक तरह से कह लो कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया। ठीक है, देखो जैसे मान लो हमने अभी पढ़ा ना एक्सपेंडिचर पढ़ा और इनकम पढ़ा। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इनकम से, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक तरह से क्या है, डेफिसिट है ना, कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है। डेफिनेटली यस। तो इसको जब हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, हम क्या देखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, मतलब जो भी आप करना चाहो, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर भी कर सकते हो। बस ये देखना होता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो वो क्या हो जाता है, एक तरह का डेफिसिट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो उसको क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे उसको सरप्लस। यस, बट जनरली हम बात फिस्कल डेफिसिट की करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट ही देखने को मिलता है कि जब हम खर्चा ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारी इनकम हो रही है। तो फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग तो समझ आ गया, पर आप एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो, जब हमने पीछे ये चीज़ पढ़ी थी, आप यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ी थी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, व्हाट वाज दैट, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। देखो, आपने किसी से कोई चीज़ बोरो करी, जैसे बोरो करने का मतलब आपने लोन ले लिया किसी से, ठीक है, तो लोन लिया, उससे हुआ क्या, आपकी जेब में पैसा आया, डेफिनेटली आया, पर क्या इस लोन को आप अपनी इनकम दिखा दोगे? आप ये बोलोगे कि मैंने एक बैंक से, मान लो आपने एसबीआई से 10 लाख का लोन दिया, और आप उसको दिखाओगे कि नहीं ये तो मेरी इनकम होगी, क्यों? क्योंकि मेरी जेब में पैसा आया। तो जेब में पैसा तो आया, पर एक तरह का ना, ये आप इसको अपनी इनकम नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी बोरोइंग है। समझ रहे हो? अगर आप इस तरह से दिखाने लग गए कि हाँ जो आप लोन ले रहे हो वो सारी की सारी आपकी इनकम है, इस तरह से तो आप पता नहीं कितने करोड़पति बन जाओगे। उसी तरह से जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो तब ना कैपिटल रिसिप्ट के अंदर भी हम दो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को देखते हैं। एक होता है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ऑन द अदर हैंड सेकंड कंपोनेंट क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। समझ आया? तो ये जब डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, इसका मीनिंग क्या है, वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं हमने डेट लिया है, लोन लिया है, उसके बेसिस पे अगर हमारी कैपिटल रिसिप्ट आ रही है, अगर पैसा आ रहा है, तो दैट इज नोन एज डेट क्रिएटिंग, ऑन द अदर हैंड नॉन डेट क्रिएटिंग। तो जब हम बात करेंगे इनकम की, तो इनकम में ना ये जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। रीजन क्या है? अभी तो मैंने बताया ना कि लोन को आप अपनी इनकम थोड़ी ना शो करोगे, तो यही चीज़ यहाँ पर होती है।
ठीक है। जब मैं बात करता हूँ फिस्कल डेफिसिट की, तो जो बात कर रहा हूँ मैं टोटल इनकम की, तो यहाँ पर आप रेवेन्यू रिसिप्ट तो डालोगे क्योंकि वो तो चीज़ें हैं ही हैं, पर कैपिटल रिसिप्ट में कौन से वाली कैपिटल रिसिप्ट को इंक्लूड करोगे? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ऑन द अदर हैंड टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो मतलब समझ आ गया हमें फिस्कल डेफिसिट का, कि टोटल हमारा फिस्कल डेफिसिट है क्या, उसको निकालने का हमने तरीका तो समझ लिया। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट समझ आ गया कि कितना हमारा खर्चा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टोटल हमारी इनकम। पर जब हम बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट के बारे में, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। देखो, मान लो एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आपको मान लो प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, आप मान लो कि आप प्रधानमंत्री बन गए, राइट। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, अब बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर या बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि आपके कुछ इनकम हो रही है और कुछ आपका खर्चा हो रहा है। डेफिनेटली यस, ठीक है जी। अब खर्चे में ना आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि मान लो कि चलो आपके पास ना 100 रुपये हैं, ठीक है, आपकी इनकम मान लो 100 रुपये है, आप इसको अलग अलग जगह पे खर्च करना चाहते हो, पर आप एक चीज़ पता क्या रियलाइज़ कर रहे हो? आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपसे पहले बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई हैं, ठीक है, उन गवर्नमेंट्स ने बहुत सारा लोन लिया, यस बिल्कुल लिया। अब इस लोन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? जैसे सोचो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर इस तरह से जो भी आपके फोर फादर्स रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ लोन लिया हुआ है तो कॉरस्पॉन्डिंगली आप उस लोन के कॉरस्पॉन्डिंग आप उसकी किस्तें पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर इन भाई साहब जो आप प्राइम मिनिस्टर बने हो आपको भी तो करनी पड़ेगी। द आंसर इज येस। पर ये किस पर्टिकुलर चीज़ की इंटरेस्ट पेमेंट्स है? ये इस चीज़ की हैं जो इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे या इनके पहले जो गवर्नमेंट्स थी उनके कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने जो लोन लिया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी इंटरेस्ट पेमेंट है। अब बीइंग अगर आप इस सिचुएशन में हो, आप बड़े थोड़ा नाराज़ होगे कि यार ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, मैंने थोड़ा ना ये लोन लिया था, मैं इसकी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ। अब इंटरेस्ट पेमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है कि कहीं ना कहीं ये मेरी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को ना थोड़ा नेगेटिवली दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा खर्चा इतना ज़्यादा हो गया है, और खर्चे में एक मेजर कंपोनेंट क्या है? जो पहले की सरकारों ने लोन लिया हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ। तो देखो, जब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, उसमें तो आ जाता है हमारा सारा खर्चा, राइट। पर अगर हमें मान लो सिर्फ इस वाले प्राइम मिनिस्टर की, यानी कि अभी करंट सिचुएशन, करंट गवर्नमेंट की अगर हमने सिचुएशन को देखना होता है, तब हम किसकी बात करते हैं? प्राइमरी डेफिसिट की। तो क्या किया जाता है? जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है यानी कि टोटल खर्चा, उसमें से हम माइनस क्या कर देते हैं? उसमें से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये जो प्रीवियस बोरिंग्स आज तक जो लोन लिए गए हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हुई हैं, उसको अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दें, उससे क्या मिल जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या दिखा देगा? इस सरकार की परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि हमने जो पिछली सरकारों का कॉरस्पॉन्डिंग जो लोन था उसकी इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दिया, उसके इंपैक्ट को हटा दिया। अब बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की परफॉर्मेंस हमें अच्छे से पता लग जाएगी। तो पास्ट डेट के बर्डन को हटाना, दैट हेल्प्स इन गेटिंग क्लोज टू द प्राइमरी डेफिसिट। अब अगर ये चीज़ समझ आ गई है, अब देख लेते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज नो। ये होता है एक्सक्लूसिव। बोरिंग रिक्वायरमेंट तो ठीक है ना, क्योंकि देखो फिस्कल डेफिसिट क्या हमने डिस्कस किया था कि कितना हमारा क्या हुआ, एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनकम। अब सोचो, जो हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ उसको फुलफिल भी तो करना पड़ेगा। मान लो जैसे आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में मान लो कमाई 10,000 है, खर्चा 15,000 है, तो बाकी का 5,000 आप कहाँ से लेके आओगे? कहीं से बोरो ही तो करोगे, कहीं से लोन ही तो लेके आओगे। डेफिनेटली वही सेम चीज़ हमारी गवर्नमेंट करती है। जब खर्चा इनकम से ज़्यादा होता है तो फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? वो होता है हमारे बोरोइंग के इक्वल। तो फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग एक ही चीज़ मान सकते हो, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या किया जाता है? जो हमारी बोरोइंग होती है उसमें से हम क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट को, ठीक है। तो इंक्लूसिव नहीं होता, वो एक्सक्लूसिव होता है, उसको हटाया जाता है इंटरेस्ट पेमेंट के इम्पैक्ट को। इस वजह से क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 होगी हमारी गलत। स्टेटमेंट 2 देखो क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 सेज एन इंक्रीज इन प्राइमरी डेफिसिट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स एट ब्रिजिंग द फिस्कल गैप ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अगर प्राइमरी डेफिसिट बढ़ जाता है, ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है फिस्कल गैप को कम करने के लिए। कैसा है? द आंसर इज नो। सोचो ना कि अगर प्राइमरी डेफिसिट मतलब कितनी कमी है, कितना घाटा है आपके कॉरस्पॉन्डिंग। तो घाटा अगर कम होगा
वो दिखाएगा ना कि गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है। अगर कहीं ना कहीं घाटा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आपकी इनकम कम है, तो ये क्या दिखा रहा है कि घाटा बढ़ रहा है, आपका प्राइमरी डेफिसिट बढ़ रहा है। तो प्राइमरी डेफिसिट अगर बढ़ रहा है, ये नहीं दिखाता कि आपने अच्छा काम किया है सरकार ने, ये उल्टा है। अगर कम होता है ना प्राइमरी डेफिसिट, तब शो करता है कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर स्टेप्स लिए हुए हैं एंड उसके बेसिस पे क्या किया है, फिस्कल गैप को कम करने की कोशिश करी गई है। तो इट इज़ नॉट इंक्रीज, इट इज़ डिक्रीज। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 भी गलत थी, स्टेटमेंट 2 भी गलत थी। कौन से करेक्ट हुए? ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, पर अगर देखो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से भी ज़्यादा आपका फोकस पता कहाँ होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट को समझने में। अगर आपने समझ लिया फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, बोरोइंग समझ लिया, साथ साथ प्राइमरी डेफिसिट समझ लिया, तो ये फॉर्मूलाज याद करना उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला आप समझ जाओगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग, अगर आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। तो फोकस हमेशा जब भी इकोनॉमी पढ़ो ना, या इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, फोकस हमेशा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर ही रखना। और अगर आप 2022 का प्रीलिम्स देखो, 2021 के पिछले 2-3 सालों के प्रीलिम्स देखते हो, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि जिन एस्पिरेंट्स के कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी थी, तो उनके मार्क्स आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो स्पेशली इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ, तो ये फोकस आपका हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग रहना ही चाहिए। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्या पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है कि पीजे नायक कमेटी किस पर्टिकुलर चीज़ के साथ रिलेटेड है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखो, क्वेश्चन तो चलो हम डिस्कस कर ही लेंगे, बट मेरा फोकस यहाँ पे था कि आपके साथ मैं पीजे नायक कमेटी को थोड़ा डिस्कस करूँ, क्योंकि एक्चुअल में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, अब ये हैं कौन? पीजे नायक जी। इनके ना कॉरस्पॉन्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने एक्चुअली, आप देख रहे हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव किया जा पाए, इसके लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए हैं। जैसे आप एक चीज़ देखो, कहीं ना कहीं देखो, आप आजकल क्या देखते हो, आप बैंकिंग सेक्टर में अलग अलग हमने फ्रॉड्स देखे पिछले कुछ टाइम के अंदर, चाहे वो येस बैंक के कॉरस्पॉन्डिंग देखा हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर देखा हो। इस तरह के बहुत सारे हमने स्कैम्स बैंकिंग सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे देखे। अब यहाँ पर पीजे नायक कमेटी एक बनी थी, उनकी किसके ऊपर फोकस था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इनके कुछ रिकमेंडेशंस थे कि जैसे हमें बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को सेटअप करना चाहिए, जो गवर्नमेंट की एक्सेसिव शेयर होल्डिंग है उसको कम करना चाहिए, राइट। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी, दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो। आप जानते हो कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो चेयरमैन होते हैं, उनके सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा एक तरह से ना ट्रांसपेरेंट करने की बात करी गई। और किसके द्वारा करी गई? ये इन्होंने बात करी थी बैंक बोर्ड ब्यूरो के थ्रू। ठीक है, एक्चुअल में ना ये एक ट्रांजिटरी बॉडी की तरह बात करी गई थी कि जब तक हम एक तरह से ना प्रॉपर एक बॉडी नहीं बना पाते, तब तक हम क्या काम करेंगे, तब तक हम बात करेंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो की। और जब एक बार बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी अच्छे से सेटअप हो जाएगी, फिर कॉरस्पॉन्डिंगली वो फंक्शन करेगी। साथ ही साथ बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी जो थी ना, उसको बात करी गई थी एक तरह की पेरेंट होल्डिंग कंपनी के कॉरस्पॉन्डिंग। समझ रहे हो कि जो गवर्नमेंट का एक्सेसिव इंटरफेरेंस है ना, उसको कम किया जा पाए, और जो अलग अलग हमारे बैंक्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पेशली नेशनल बैंक्स जो हैं, उनकी को सब्सिडीज बन पाए बीएसई के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस तरह की बातें करी गई। बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट था, ठीक है, उसको रिपील करने की बात इन्होंने बोली, ताकि जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग थी जो 50% से ऊपर थी, उसको कम किया जा पाए। तो इस तरह की इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे डिसीजंस दिए। साथ ही साथ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है उसका स्प्लिट किया जा पाए, ताकि जो पावर कंसंट्रेशन है वो एक के ऊपर ना रहे, और एक तरह से इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस यहाँ पे बना जा पाए। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी, जिसके बेसिस पे इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प करी। ठीक है, तो देखो बैंक बोर्ड ब्यूरो तो चलो था, पर अभी बहुत ही रिसेंटली न्यूज़ में क्या आया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट था, उन्होंने बात करी कि हम बैंक बोर्ड ब्यूरो को एक तरह से उनकी पावर्स को स्ट्रक किया जा रहा है, एंड उसके बेसिस पे क्या हुआ, एक नई बॉडी सेटअप करी गई, दैट इज नोन एज FSIB। नाउ व्हाट इज FSIB? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ये बिल्कुल करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही रिसेंटली न्यूज़ है, आई थिंक 2 या 3 महीने पहले की ही न्यूज़ है। तो यहाँ पर FSIB की बात करी गई, और ये एक्चुअली प्रपोज इसलिए किया गया ताकि हम जो स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनके डायरेक्टर्स, इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनको चूज़ करने की यहाँ पे इनको पावर दी जा पाए। तो एक तरह की नई बॉडी आ चुकी है FSIB। इवन UPSC ने ना 2 बार हमसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बैंक बोर्ड ब्यूरो के कॉरस्पॉन्डिंग। अब उसकी जगह पे, बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह पे हमने एक नई बॉडी सेटअप कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो ये भी हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग पता होना चाहिए, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आने वाली UPSC की प्रीलिम्स के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो ये पर्टिकुलर चीज़ थी। तो आई होप आपको पीजे नायक कमेटी अच्छे से समझ आ गई होगी और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी हमने समझ लिया। ये एक तरह से पहले ये सीईओ और चेयरमैन हुआ करते थे एक्सिस बैंक के, और उन्होंने गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक से कॉरस्पॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी हैं। एंड अगर इन रिकमेंडेशंस को बहुत अच्छे से हम इंप्लीमेंट करें तो ये जो हम अलग अलग स्कैम्स देखते हैं या फिर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिगार्डिंग इश्यूज देखे जाते हैं बैंक्स के अंदर, उनको सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो डेफिनेटली ये देखो, ये जो मैं आपको जैसे पॉइंट्स बता रहा हूँ ये प्रीलिम्स में तो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही साथ मेंस के अंदर भी ना, इनफैक्ट आप पीजे नायक कमेटी को आप कोट कर सकते हो, वहाँ पे बता सकते हो कि इनकी कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी, किस तरह से वो हेल्प कर सकती हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी गवर्नेंस को ठीक करने के लिए। ये चीज़ें वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ हमसे पूछ रहे हैं वाइट लेबल एटीएम्स के बारे में। वाइट लेबल एटीएम्स की बात करी गई है कि इनका हमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हम इनके रिगार्डिंग चेक करनी है। देखो मैं आपको समझाता हूँ वाइट लेबल एटीएम आखिर होते क्या हैं। आपने ना देखो कई बार कुछ इस तरह के एटीएम देखे होंगे, जैसे ये देखो ये इंडी कैश एटीएम, ठीक है, हिटाची एटीएम। उसी तरह से कई बार आपने मुथूट फाइनेंस का एटीएम देखा होगा, टाटा कम्युनिकेशन का एटीएम देखा होगा। पर ये वाले सारे इंडी कैश हो गया, हिटाची, मुथूट, टाटा कम्युनिकेशन, क्या ये बैंक है? बताओ मुझे, क्या ये बैंक है? क्या नहीं है ना, ये बैंक थोड़ी ना है। आंसर इज नो। बट फिर भी क्या हो रहा है, ये तो एटीएम्स को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइट लेबल एटीएम्स पता क्या होते हैं, ये वो एटीएम्स होते हैं जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा ओन या ऑपरेट किए जाते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देख रहे हो ना, टाटा का प्रोडक्ट है। अब टाटा कोई बैंक नहीं है, एक नॉन बैंकिंग एंटिटी है। तो जब नॉन बैंकिंग एंटिटी जो होती है वो एटीएम को ओन भी करती है एज वेल एज उसको ऑपरेट भी करती है, उसको बोल देते हैं क्या, वाइट लेबल एटीएम। अब एक पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि सर इसकी ज़रूरत क्या है। देखो ज़रूरत इन दी एंड किसकी चीज़ की है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की। कैसे? देखो अब जो बैंक है वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो हर जगह पे पहुंच पाए। जैसे मान लो कई बार जैसे पहाड़ों में आप देखते हो, ठीक है, हिल्स वाले एरिया में ज़रूरी नहीं है कि बैंक का हर एक एटीएम वहाँ पर आपको उपस्थित मिले। बट ऑन द अदर हैंड कुछ हमारी ऐसी नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ हो सकती हैं जिनका डेफिनेटली वहाँ पे उनकी रीच अच्छी हो, तो वहाँ पर वाइट लेबल एटीएम अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। और देखो आरबीआई ने भी मतलब इस चीज़ को अलाउ किया हुआ है, ठीक है, हमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर इनको ऑथराइजेशन दी जाती है। इसके साथ ही साथ इनका क्या होता है, एक तरह से कोई स्पॉन्सर बैंक, यानी कि देखो पैसा भी तो आना है एटीएम के अंदर, वो पैसा एक स्पॉन्सर बैंक के साथ ही अक्सर एसोसिएट हो जाते हैं। कई बार एक से ज़्यादा भी स्पॉन्सर बैंक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग क्या है, देखो जो भी कैश मैनेजमेंट होगा ना, जो कैश मैनेजमेंट का फंक्शन है इन वाइट लेबल एटीएम से, वो एक्चुअल में स्पॉन्सर बैंक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कि क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, किस तरह से कैश रिक्वायरमेंट्स को अलग अलग जगह पे करना है। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड इसकी एटीएम की मेंटेनेंस हो गया, इसकी एटीएम की सर्विसिंग हो गया, वो वाइट लेबल एटीएम जो ऑपरेटर होता है उनके द्वारा करी जाती है। जैसे इस केस में हमने देखा इंडी कैश के बारे में। अब अगर हमने देखो वाइट लेबल एटीएम पढ़ा ही है तो साथ में कुछ और एटीएम की टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक होता है ब्राउन लेबल एटीएम। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये है जैसे एक आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम। अब आईसीआईसीआई तो एक बैंक है, बिल्कुल है। तो ये वो एटीएम होते हैं जो होते तो बैंक के ही हैं, पर जैसे आप देखो कैश रिफिलिंग का काम, यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है, ज़रूरी थोड़ी है कि जो सिक्योरिटी गार्ड आपके एटीएम के बाहर बैठा हो वो आईसीआईसीआई का ही एम्प्लॉय हो, नहीं हो सकता। उन्होंने ये जो फंक्शन है किसी और थर्ड पार्टी कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी कंपनी को दे दिया हो, बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोल देते हैं, जब हम ऑपरेशंस को आउटसोर्स बोलते हैं, दैट इज नोन एज ब्राउन लेबल एटीएम। ये एटीएम तो बैंक का ही है, पर जो कुछ ऑपरेशंस थे वो इन्होंने क्या कर दिए, आउटसोर्स, उनको बोल दिया क्या, ब्राउन लेबल एटीएम। उसी तरह से कुछ और भी हमें यहाँ पे एटीएम्स देखने को मिलते हैं, जैसे ऑरेंज लेबल एटीएम, ये शेयर्स के ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं। ग्रीन लेबल एटीएम, ये एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। येलो लेबल एटीएम, ये ई कॉमर्स से लिंक रहते हैं। और पिंक लेबल एटीएम, ये वुमेन बैंकिंग के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ आया, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वाइट लेबल एटीएम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या चीज़ें ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये बैंक के द्वारा ओन करते हैं, बट एटीएम ऑपरेशन जनरली आउटसोर्स होता है। क्या ऐसा होता है वाइट लेबल एटीएम के? नहीं, वाइट लेबल एटीएम के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि ये तो नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ के द्वारा ओनरशिप होती है ना इनकी, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। उसी तरह से यहाँ पर ब्रांडिंग स्पॉन्सर बैंक की होती है, ये भी गलत है। क्यों? ये क्या, ये यहाँ पे क्या आईसीआईसीआई बैंक लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, तो स्पॉन्सर बैंक की थोड़ी ना ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग तो इन्हीं की होती है।
तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सही आंसर क्या हुआ? नीदर वन नॉर टू। दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गलत देखने को मिली है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन और पढ़नी हो यहाँ पे पढ़ लेना, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ था समझना वो हमने पॉइंट समझ लिया। वाइट लेबल एटीएम भी समझा, ब्राउन लेबल भी, साथ ही साथ पिंक लेबल, ग्रीन लेबल, येलो लेबल, ऑरेंज लेबल, इस तरह के अलग अलग एटीएम भी समझे और उनमें डिफरेंस भी हमने जानने की कोशिश करी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है कि जब भी कोई इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग डिसीजन बनाना होता है तो इनमें कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से हमें इकोनॉमिक एजेंट हो सकते हैं या दे क्वालिफाई टू बी ए इकोनॉमिक एजेंट। देखो, हम जानते हैं कि इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। ठीक है, इन डिसीजंस को कौन लेता है? इन डिसीजंस को लिया जाता है इकोनॉमिक एजेंट्स के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर हो सकता है या कोई कंज्यूमर हो सकता है, वो ये तय करे कि भैया मुझे क्या कंज्यूम करना है, क्यों कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है, राइट। इसके साथ ही साथ या फिर जो हमारे प्रोड्यूसर भी तो हो सकते हैं, वो क्या डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। उसके अलावा हमारी कुछ गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, हमारे बैंक्स हो सकते हैं, हमारी अलग अलग कॉरपोरेशन हो सकती हैं, जो ये तय करती हैं कि जैसे कि कितना पैसा हमें कहाँ पे स्पेंड करना है। अभी देखा ना, गवर्नमेंट ने अलग अलग एक्सपेंडिचर देखे थे। किस बैंक को क्या देख सकते हैं, हमें किस रेट पे क्रेडिट को चार्ज करना है, कितने पैसे देने हैं। कॉरपोरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग किस परसेंट के, मतलब गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन के बीच में एक तरह से इंटरलिंकेज हो सकता है, कितना टैक्स देना है, किस तरह से CSR स्पेंडिंग करनी है। ये क्या है? ये सारे इकोनॉमिक डिसीजन ही तो हैं, और इनको लेता कौन है? इकोनॉमिक यूनिट कह लो, इकोनॉमिक एजेंट कह लो, कुछ भी कह सकते हो, राइट। तो इसी चीज़ को बोल देते हैं क्या? इकोनॉमिक एजेंट। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, कंज्यूमर, कॉर्पोरेशन, प्रोड्यूसर, ये सारे के सारे हमारे क्या बन जाते हैं? दीज ऑल आर इकोनॉमिक एजेंट्स। इसलिए हमारा आंसर क्या बनता है यहाँ पे? ऑल ऑफ देम। 1 2 3 4 and 5 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ क्या पूछ रहा है? कंसिडर अ सिचुएशन वेयर अ कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड 100 मोटर बाइक्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹1000 पर मोटर बाइक इन द ईयर 2005 एंड एज अ रिजल्ट GDP इतनी होगी। 2010 की बात कर रहा है, 100 मोटर बाइक्स प्रोड्यूस करी, इतनी GDP होगी। ठीक है, यहाँ से क्या इन्फ्रेंस? अब देखो, कई बार ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े बड़े देखने को लगते हैं। काफ़ी बार स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि यहाँ तो पढ़ने में ही दिक्कत आ रही है, समझ ही नहीं आ रही कि क्वेश्चन क्या है, और इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। पर एक्चुअल में क्वेश्चन टफ नहीं है। देखो, समझाता हूँ कैसे। एक एक करके ना बिल्कुल हम आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पहले वो क्या बात कर रहा है? पहले वो बात कर रहा है ईयर 2005 की। 2005 में क्या हुआ? 100 मोटर बाइक्स को प्रोड्यूस किया गया। हर एक बाइक का प्राइस क्या था? 1000, और इस वजह से GDP क्या हो गई? टोटल 1 लाख। ठीक है, ओके। 2010 में क्या होता है? 2010 में देखो क्या हुआ, 100 मोटर बाइक्स ही परचेज वो हुई है, प्रोड्यूस हुई है, पर जो पहले प्राइस 1000 था वो प्राइस कितना हो गया? 2000। उस वजह से GDP क्या होगी? GDP होगी 2 लाख। ठीक है, तो इससे पूछ क्या रहा है? वो हमसे पूछ रहा है कि रियल GDP में क्या चेंजेस आए, ये सारी चीज़ें हमसे पूछ रहा है। देखो, एक चीज़ आप रियलाइज़ करो, जब हम बात करते हैं रियल GDP की, तो उसका मीनिंग क्या होता है? रियल GDP के अंदर हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि हमने क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। और प्राइस देखो यहाँ पे कौन सा लेते हैं? हम प्राइस लेते हैं यहाँ पे बेस ईयर वाला। ठीक है ना, यही तो फर्क होता है नॉमिनल GDP और रियल GDP के अंदर। रियल GDP के अंदर हम कौन सा प्राइस लेते हैं? ये लेते हैं हम कांस्टेंट प्राइजेस। ठीक है ना, कांस्टेंट प्राइजेस के ऊपर देखा जाता है कि क्या GDP हुई। तो जब भी देखो, जब हम बात करते हैं, ये तो देखो चलो हम नॉमिनल GDP की बात कर लेंगे यहाँ पे, पर जब हम बात करेंगे रियल GDP की, तो जैसे मान लो अगर 2005 को अगर मैं बेस ईयर लेता हूँ, तो बेस ईयर का प्राइस क्या था? 1000। तो जब 2010 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं रियल GDP निकालने की कोशिश करूंगा ना, तो क्वांटिटी कौन सी लूंगा? क्वांटिटी तो यही लूंगा, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई? 100। बट प्राइस कौन सा लूंगा? प्राइस लूंगा ये बेस ईयर वाला। ये क्या है? 1000। तो GDP कितनी आएगी? रियल GDP की बात कर रहा हूँ, वो 1 लाख ही आएगी। क्यों? क्योंकि रियल GDP के अंदर प्राइस कौन सा लेते हैं? वी टेक द प्राइस ऑफ द बेस ईयर, या फिर कांस्टेंट प्राइसेस लेते हैं। तो यही वाला प्राइस लेंगे, ये 2010 का 2000 वाला प्राइस नहीं लेंगे। नहीं, ये तो करंट प्राइस हो गया ना। करंट प्राइस नहीं लेते हम जब हम रियल GDP की बात करते हैं, हम कांस्टेंट प्राइसेस पे लेते हैं। तो इस वजह से होगा क्या? द आंसर इज कि रियल GDP ऑफ अ कंट्री सेम इन 2010 एज इन 2005। क्यों? यहां पर देखो रियल GDP कितनी थी? 100 into 1000, 1 लाख। और 2010 में कितनी थी? क्वांटिटी कितनी है? 100, पर प्राइस ऑफ बेस ईयर 1000, तो टोटल GDP कितनी आई? 1 लाख।
तो 2005 की रियल जीडीपी देख लो, चाहे 2010 की रियल जीडीपी देख लो, रियल जीडीपी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हमें 1 लाख ही देखने को मिलती है। तो आंसर क्या बना हमारा? आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, रियल जीडीपी इज द सेम इन ईयर 2010 एज वेल इन 2005। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कौन सी स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सीपीआई के अंदर क्या होता है, सभी रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कवर करते हैं, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर कुछ सर्टेन चीज़ों को ही कवर किया जाता है। स्टेटमेंट 2 कह रही है और स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अब ज़रा एक बार ना इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, चाहे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया सीपीआई, ये जीडीपी डिफ्लेटर, ये पहली बात तो हमें किस चीज़ को मेजर करने में हेल्प करते हैं? ये मेजर करने में हेल्प करते हैं कि किस तरह से हमारी इन्फ्लेशन का चेंज हो रहा है। ठीक है, किस तरह से प्राइजेस बदल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो, जब हम बात करेंगे सीपीआई की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ध्यान में देने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एक बास्केट ऑफ गुड्स। बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब, मान लो दुनिया में हज़ारों चीज़ें हैं, उनमें से हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, मान लो हमने उन हज़ारों में से कुछ 100 चीज़ें देख ली। अब हम इस 100 चीज़ों को क्या बनाएंगे, एक तरह की उसकी एक बास्केट बना लेंगे। अब इस बास्केट का प्राइस देखेंगे और देखेंगे कि ये जो बास्केट का प्राइस, मान लो जो भी आज प्राइस था, ये बास्केट का प्राइस किस तरह से ओवर द टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है ना, ओवर द टाइम किस तरह से ये बदल रहा है। ठीक है, तो बेस ईयर के प्राइजेस के कॉरस्पॉन्डिंग हम करंट ईयर में इसके प्राइजेस को हम नोटिस करते रहेंगे कि क्या क्या चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये हो जाता है क्या, कॉस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूँ जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर, देखो जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, वो कहाँ से आया है पहले मुझे बताओ। ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं जीडीपी के साथ ही लिंक्ड है। अब जीडीपी में जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, मुझे बताओ कि क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। क्या हम यहाँ पे कोई बास्केट को देखते हैं? नहीं, हम जीडीपी में अंदर तो सारी चीज़ों को देखते हैं ना, जो भी विद इन अ कंट्री क्या होती हैं, एक तरह से जो हमने टेरिटरी के अंदर एक तरह से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है ना, वो सारी चीज़ों को देखते हैं डेफिनेटली। तो जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर क्या हम एक बास्केट को कंसिडर करते हैं? द आंसर इज नो। यहाँ पर क्या है, एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, जीडीपी के अंदर भी वही देखा। तो जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू जब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इन्फ्लेशन को, वहां पर भी सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। इस वजह से स्टेटमेंट 1 आपकी उल्टी है। सीपीआई के अंदर क्या होता है, बास्केट ऑफ गुड्स, वेयरएज जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर क्या होता है, एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो हमें समझ आ गई। चलते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि सीपीआई के अंदर इंपोर्टेड गुड्स के भी प्राइसेस को देखते हैं, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस को नहीं देखा जाता। क्या ऐसा होता है? द आंसर इज यस। कैसे? देखो, जीडीपी का मैंने आपको मीनिंग बताया अभी। जीडीपी आप जानते हो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ इकोनॉमी। ठीक है, तो क्या जीडीपी के अंदर हम इंपोर्टेड गुड्स को लेते हैं? नहीं, अभी तो बोला ना, प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज इकोनॉमिक टेरिटरी, राइट, डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है। तो इंपोर्टेड गुड्स को क्यों लेंगे? तो डेफिनेटली ये बात तो ठीक है कि जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ कि नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी के थ्रू, तो उसके अंदर हम नहीं इंक्लूड करेंगे, डेफिनेटली नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सीपीआई में आ जाता है। जो हमने बास्केट ली थी ना यहाँ पे, उस बास्केट के अंदर दोनों होते हैं, जो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस करी वो भी, एज वेल एज जो कुछ चीज़ें इंपोर्टेड होती हैं वो भी। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट है। ऑन द अदर हैंड स्टेटमेंट 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है कि जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है, वहाँ पर वेट्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जबकि सीपीआई के अंदर वो चेंज होते रहते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं। देखो समझाता हूँ क्यों। देखो, सीपीआई क्या है, एक बास्केट ऑफ गुड्स है। जब आपने अपनी बास्केट बनाई, ठीक है, तो आप तय करोगे ना कि किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल सोचो, जैसे आप शूज़ पहनते हो, ठीक है, या फिर एप्पल खाते हो, तो एप्पल की आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस अलग है, शूज़ की इंपॉर्टेंस अलग है। तो उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनको वेट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। पर आप एक बार उसको वेट को असाइन कर दोगे, फिर तो वो कांस्टेंट रहेगा ना। तो यही चीज़ होती है सीपीआई के अंदर। जब हम बास्केट बनाते हैं तो वेट्स को वहाँ पे हम क्या रख लेते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो सीपीआई के अंदर वेट होते हैं कांस्टेंट। ऑन द अदर हैंड जीडीपी के अंदर हमने क्या देखा था, जीडीपी डिफ्लेटर जब देखेंगे तो ये चेंज किसके साथ होगा, जीडीपी के साथ। और जीडीपी कैसे चेंज होगी, जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन चेंज होगी। तो जैसे मान लो शूज़ की अगर इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा।
अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, उसका इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर। ऑन द अदर हैंड मान लो एप्पल की मान लो प्रोडक्शन कम होगी, तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर देखने को मिलेगा, जीडीपी के ऊपर। तो जीडीपी का जो इम्पैक्ट होता है वो कॉरस्पॉन्डिंगली हमें जीडीपी डिफ्लेटर के हिसाब से देखने को मिलता है। तो यानी कि जैसे जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन लेवल ऊपर या नीचे होता रहता है, उसी तरह से जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट 3 हो गया गलत, क्योंकि वेट्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं सीपीआई के अंदर, पर जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर वो चेंज होते रहते हैं एज पर द प्रोडक्शन लेवल, राइट। तो इसलिए आंसर क्या बन जाएगा हमारा, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। तो आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी ना हमें अंदर जाके इस चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, तभी इस चीज़ों को समझ पाएंगे। पर देखो जीडीपी डिफ्लेटर जब आप सुनते हो, आपको जीडीपी की याद आनी चाहिए। जो जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जीडीपी के पढ़ रखे हैं उसी के साथ आप लिंक कर लोगे जीडीपी डिफ्लेटर को, तो आंसर मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं, जब आप ना पढ़ते हो थोड़ा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप डिटेल्स पढ़ सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि नेशनल इनकम को कौन सी पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पे बताती है। देखो बहुत ही सिंपल है, जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो ये कैसे डिनोमिनेट की जाती है, ये डिनोमिनेट की जाती है बाय नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रख सकते हो, इसको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाता है, दैट इज नेशनल इनकम। तो आंसर क्या बनता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही, तब और अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि जीवी एट मार्केट प्राइसेस को आप कैसे लिख सकते हो। देखो इसको भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपके, देखो जानते हो आपकी अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हमारा लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ये क्या हो गए, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है, एक हमारी फैक्टर कॉस्ट होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, एक होता है हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, जैसे मान लो इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हुई, इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आई, फैक्टर कॉस्ट। पर जो फैक्टर कॉस्ट हुई, क्या वही मार्केट प्राइस होगा जो मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं, नहीं। इसके बीच में फैक्टर कॉस्ट के ऊपर क्या लगेंगे, कुछ टैक्सेस भी तो लगेंगे। कौन से टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और गवर्नमेंट हो सकता है कुछ सब्सिडी भी दे, डेफिनेटली। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो कि पेट्रोल है, पेट्रोल वगैरह जो भी बनाया गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ उसकी फैक्टर कॉस्ट हुई, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर हो सकता है कुछ टैक्सेस लगा दिए हों, ठीक है ना, कुछ अपने रेट्स लगा दिए हों, डेफिनेटली। हो सकता है कुछ अलग से गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी भी दे दी हो, ठीक है, हो सकता है कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे दी हो। तो मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस सब्सिडी देने की वजह से हो जाएगा कम, टैक्सेस लगाने की वजह से हो जाता है ज़्यादा। तो इसलिए प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी से प्राइस कम हो जाएगा एंड टैक्सेस लगाने से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इसको बोल देते हैं क्या, दिस इज नोन एज व्हाट, मार्केट प्राइस। तो ये आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला क्या, मार्केट प्राइस इक्वल टू व्हाट, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इसी को आप ये अरेंज कर सकते हो और फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, प्लस माइनस इधर लेके, और आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला हो गया ये। उसी तरह से देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है जहां पर हम बात करते हैं किसकी, बेसिक प्राइजेस की। देखो बेसिक प्राइजेस कुछ नहीं है, जैसे मान लो एक था फैक्टर कॉस्ट, हम फैक्टर कॉस्ट से हमने देखा ना कि मार्केट प्राइस के ऊपर कैसे जाते हैं, जब हम टैक्सेस को ऐड कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं और सब्सिडीज को माइनस करते हैं। अब यहीं पर एक बीच में स्टेज आती है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बेसिक प्राइजेस। अब इसका क्या मतलब, देखो फैक्टर कॉस्ट के अंदर ना हम कई बार क्या ऐड कर देते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस। ये ध्यान से समझना, यहाँ मैंने क्या बात करी है, प्रोडक्शन टैक्स की, प्रोडक्ट टैक्स नहीं, प्रोडक्ट टैक्स अलग होता है, प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स का मतलब क्या, जैसे मान लो कि आपने ना प्रोडक्शन स्टार्ट करी है, तो आपको क्या होगा, आपको कुछ वहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, कुछ स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब स्टैंप ड्यूटी आपको कुछ देनी पड़ती है, कुछ रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, उसके लिए कुछ फीस देनी पड़ती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कुछ आपको टैक्सेस पे करने पड़े। ठीक है, हो सकता है प्रोडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आपको सब्सिडी भी मिले। तो उस प्रोडक्शन को यहाँ पे जब आप टैक्सेस और सब्सिडीज को अरेंज करते हो फैक्टर कॉस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, तब हमारे पास आ जाता है क्या, बेसिक प्राइजेस। पॉइंट समझ आया? ठीक है, और आप एक चीज़ रियलाइज करो,
चाहे आप भले ही आपने 10 प्रोडक्ट्स बनाने हो, 100 प्रोडक्ट बनाने हो, 1000 बनाने हो, आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ रही है। तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी मेड, ठीक है। तो ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये जो प्रोडक्शन टैक्स या प्रोडक्शन सब्सिडी होती है ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट से देखो, जब आप फैक्टर कॉस्ट में क्या करोगे, प्रोडक्शन टैक्सेस को इंक्लूड करोगे, तब आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिक प्राइसेस। अब हम पहुंच गए यहाँ पर। अब बेसिक प्राइसेस से अगर हमें मार्केट प्राइस पे पहुंचना होता है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट टैक्स को ऐड करते हैं। मतलब जैसे कि आपकी इंपोर्ट ड्यूटी होती है। अब इंपोर्ट ड्यूटी देखो, अगर आपने एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाना है उसकी ड्यूटी हो सकता है 10 रुपये हो, 2 प्रोडक्ट को करवाना है तो 20 रुपये होगी, 3 को करवाना है 30 रुपये। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्वांटिटी बदल रही है ना आपकी, कि कितना आपने इंपोर्ट करवा रहे हो, वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन टैक्स जो चेंज हो रहा है। तो ये जो प्रोडक्शन टैक्स नहीं, प्रोडक्ट टैक्स। तो प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे बेसिक प्राइसेस से टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हैं, हम पहुंच जाते हैं किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर, राइट। तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट ये बना कि पहले होता है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट, आखिर में होता है हमारे पास मार्केट प्राइस, बीच में होता है हमारे पास क्या, बेसिक प्राइस। यहां से अगर फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पे जाना हो, हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करेंगे। बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस पे जाना हो, प्रोडक्ट टैक्स को ऐड करेंगे, ठीक है। आई होप प्रोडक्ट और प्रोडक्शन में फर्क समझ आ गया। प्रोडक्शन टैक्स मतलब जो क्वांटिटी के इंडिपेंडेंट है, प्रोडक्ट टैक्स का मतलब जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल प्रोडक्शन टैक्स का स्टैम्प ड्यूटी, प्रोडक्ट टैक्स का एग्जांपल इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेशन देख सकते हो फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आओ जरा ये क्वेश्चन करो, ठीक है। और क्योंकि देखो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, आप काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन आपको करवा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, राइट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो किन किन चीज़ों को हम अकाउंट में नहीं लेते। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा ना, नॉट टेकन, तो ये भी ध्यान से पढ़ा करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कि हमें नॉट पूछा हुआ है या फिर सिंपली पूछा हुआ है कि क्या लिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या नहीं इंक्लूड किया जाता। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम जीडीपी की बात करेंगे या इकोनॉमिक टेरिटरी की हम जब डिस्कशन कर रहे थे, तो जीडीपी के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो हमारी इंडिया की कंट्री के बीच में करी जाती हैं, ठीक है, मतलब विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यही तो जीडीपी की डेफिनेशन होती है कि एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, राइट। तो बस हमें स्टेटमेंट 1 to 3 के अंदर से ये समझना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर हो रही हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट देखो, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेन कंपनीज इनसाइड द कंट्री, मतलब इंडिया की कंट्री के अंदर कोई फॉरेन कंपनी कुछ इनकम प्रोड्यूस कर रही है। अब भले ही फॉरेन कंपनी कर रही है, पर कर कहाँ पर रही है, ठीक है, कर कहाँ पर रही है, इंडिया की कंट्री के अंदर। तो देखो ये बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी जीडीपी की बात करेंगे ना, हम देखेंगे कोई चीज़ कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, ये प्रोड्यूस कहाँ हो रही है, इंडिया के अंदर। तो ये बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है, अगर कोई इंडियन सिटीजन इनकम जनरेट करे आउटसाइड द कंट्री, नहीं भैया, ये इंडिया की जीडीपी में थोड़ी आएगा, इंडिया के बाहर है ना, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया की कंट्री में करे, तो यस, किसकी टेरिटरी क्या है, इंडिया की टेरिटरी है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो 1 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ना क्या पूछा था, नॉट टेकन, ठीक है, नॉट टेकन था, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, B2 ओनली, ठीक है। अगर पूछता कौन सी चीज़ें लेनी है तो आता 1 and 3, बट नॉट टेकन पूछा है तो सेकेंड ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। और यही रीज़न है जब हम बात करते हैं ना जीडीपी की, तो ये क्या, जीडीपी क्या है, एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज़ प्रोड्यूस हो कहाँ पर रही है। ये नहीं देखता कि कौन कर रहा है, कौन वर्ड नहीं हम पूछते जीडीपी के अंदर, हम पूछते रहे हैं कहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। तो कहाँ वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर कहाँ चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी, विद इन द कंट्री, तो दैट्स वाई 1 and 3 विल बी द करेक्ट, बट नॉट टेकन पूछा था, इसलिए 2 ओनली विल बी द आंसर हेयर, कि उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम अपनी जीडीपी के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि मनी सप्लाई के अंदर किन किन चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। देखो जब हम बात करते हैं, देखो आज की इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो जानते हो आप, जैसे हमारे करेंसी नोट्स हो गया, हमारे जो कॉइन्स हो गया, वो इशू किए जाते हैं किसके द्वारा, जैसे आरबीआई के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है।
ऑब्वियसली देखो कुछ जो हमारे जो कॉइन्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है, आप लोगों को जानते हो डिस्टिंक्शन, और 1 रुपये के नोट के भी आप जानते हो, ठीक है, किस तरह से हमारी गवर्नमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग रोल प्ले करती है, राइट। तो देखो जब हम बात करते हैं कहीं ना कहीं मनी सप्लाई के अंदर, तो हमारे करेंसी नोट्स हो गया, हमारे कॉइन्स हो गया, वो सारी चीज़ें तो आती ही आती हैं। इसके अलावा भी जो बाकी चीज़ें जैसे आप जानते हो हमारे डिमांड डिपॉजिट मतलब वो सारी चीज़ें जो आप कहीं ना कहीं क्या करते हो ऑन, इसको बोल देते हैं क्या, पेएबल ऑन डिमांड। जब आप डिमांड करोगे तब आपको पैसे पे हो जाएं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आ जाती हैं। उसी तरह से हमारे जो फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, टाइम डिपॉजिट जिनकी हम बात कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी कहाँ आ जाती हैं मनी सप्लाई के अंदर। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे ठीक हैं। आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज की यहाँ पे बात हो रही है और पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारी ठीक है। तो देखो कोशिश करो एक बार अटैम्प्ट करने की। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इनकी एक लीगली बैकिंग है, बेसिकली एक स्टैट्यूट के द्वारा आए हैं क्या, द आंसर इज येस। यही जो आरआरबी एक्ट है ना 1976 का, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ ये चीज़ देखने को मिली है कि आरआरबी एक्ट के अंदर ही इनको एक लीगल बैकिंग हमें दी गई है। उसी तरह से स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ आरआरबी इज लिमिटेड टू ओनली रूरल एरियाज। अब देखो जब भी ये वर्ड ओनली आता है ना, हमें थोड़ा कंसर्न होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या कहना क्या चाह रहा है, क्या एक्चुअल में ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। देखो नाम में क्या लिखा है, रीजनल रूरल बैंक्स। अब देखो जब भी रीजनल रूरल बैंक की बात होती है तो ऐसा कह सकते हैं हम कि इनका फोकस कहाँ के ऊपर है, फोकस इनका रूरल एरियाज़ के ऊपर है। मतलब कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हम सेटअप करें, वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करें, बैंकिंग सर्विसेज को वहाँ पे प्रोवाइड किया जा पाए। एक तरह के जो होते हैं ना कि लो कॉस्ट इंस्टीट्यूशंस की तरह देखा गया है, जो आसानी से उनकी नीड्स को कैटर कर पाएँ। तो हम ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि इनका जो आरआरबीज़ का फोकस है वो रूरल एरियाज़ के ऊपर है, पर ये कह देना कि सिर्फ इनकी जो ब्रांचेज होती है वो सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज़ में होती हैं और अर्बन में होती ही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे हो। इंपॉर्टेंस या फिर इनका मेजर फोकस वो कहाँ पर है, वो डेफिनेटली रूरल एरियाज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है। पर ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में बिल्कुल ये होते ही नहीं, इनकी प्रेजेंस ही नहीं है, इनकी प्रेजेंस वहाँ भी होती है, बट फोकस इनका रूरल एरियाज़ के अंदर ही होता है। पर क्योंकि देखो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है कि बिल्कुल ये सिर्फ रूरल एरियाज़ में ही होते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इस वजह से हो जाती है गलत, और 2 इस वजह से हो गया गलत। 1 ठीक था, तो हमारा आंसर तो मिल गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि जो आरआरबीज़ है किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, दीज आर रेगुलेटेड बाय नाबार्ड, राइट। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। जिसके रिगार्डिंग जो एक्सप्लेनेशन है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट मेक श्योर कि जब भी ना आप इन चीज़ों को थोड़ा अपने दिमाग में रखो कि जैसे कि मान लो कि ये क्वेश्चन देखा ना कि ओनली वर्ड आया, थोड़ा एक बार क्वेश्चन से पढ़ो, ठीक है। कई बार इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स के साथ हम सोचते हैं कि रूरल होगा तो सिर्फ रूरल, नहीं, रूरल फोकस जरूर है बट सिर्फ रूरल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आप जब भी आगे और भी आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे तो मेक श्योर कि इन चीज़ों का आप एक नोट रखो एंड अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बेस रेट। ये पूछ रहा है कि बेस रेट इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बेस रेट को कहीं ना कहीं अच्छे से डिस्क्राइब करती है। देखो वैसे तो बेस रेट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आज के टाइम पे इतना रेलेवेंट रहा नहीं, रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले बेस रेट समझ लेते हैं। बेस रेट एक तरह की वो रेट होती है जो कि आरबीआई सेट करता था, किस पर्पस के लिए, कि बैंक ना इससे कम रेट पे अपने कस्टमर्स को लेंड ना करें, समझ रहे हो। बेसिकली एक ना मिनिमम रेट बता दिया, ठीक है, कि इसके नीचे आपने जब भी अपने कस्टमर्स को लोन देना है ना तो इस रेट से नीचे मत देना, एक मिनिमम रेट एक तरह से बता दिया जाता था, दैट वाज नोन एज बेस रेट, ठीक है। पर आजकल ना देखो हमने नए नए टेक्निक्स अडॉप्ट कर लिए हैं, जैसे हमने MCLR पे वर्क किया था, फिर अब हम एक तरह से कहाँ मूव कर गए हैं, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसके थोड़ा मैं समझा देता हूँ, जैसे एग्जांपल से समझो। आप सभी जानते हो रेपो रेट का मीनिंग। अब रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट मान लो ये है RBI और ये है बैंक्स, तो रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट होती है वो रेट जिसके ऊपर क्या करेगा, जिसके ऊपर RBI लेंड करेगा बैंक्स को, राइट। तो देखो अगर RBI इस रेट को कम कर देता है, मतलब रेट को रिड्यूस कर देता है, तो होगा क्या, बैंक्स के पास आसानी से पैसा मिलेगा, एज इन कम दाम पे पैसा मिलेगा, कम रेट के ऊपर, डेफिनेटली। तो बैंक्स क्या काम कर सकते हैं,
बैंक कस्टमर के कॉरस्पॉन्डिंग जो इनको लोन के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट रेट देना था ना, वो भी कम हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि बैंक को सस्ते में मिल रहा है ना आरबीआई से। तो ये चीज़ इस तरह से फॉलो होनी चाहिए। इसी को क्या बोल देते हैं हम, मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन। ठीक है, पर आरबीआई ने ना एक चीज़ नोटिस करी। व्हाट वाज दैट? उन्होंने नोटिस करा कि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि मान लो जब रेट कम कर देता है ना, ये रेपो रेट कम कर दिया मान लो आरबीआई ने, पर जो बैंक है उसने ये जो बेनिफिट था वो फाइनल कस्टमर तक पहुंचाया ही नहीं। ठीक है, कि यहाँ पर इन्होंने ये रेट तो कम कर दिया रेपो रेट, बैंकों को तो आसानी से सस्ते दामों पे मिलने लग गया, पर बैंकों ने वो रिड्यूस रेट का जो फायदा था वो कस्टमर तक पहुंचने नहीं दिया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कम ही नहीं करे। तो इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो ट्रांसमिशन है ना वो इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि रिड्यूस इसलिए किया गया था कि कस्टमर को बेनिफिट हो, पर वो इफेक्टिवनेस उसने दिखाई नहीं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ना कुछ इश्यूज देखने को मिले। तो आरबीआई ने अब क्या डिसाइड किया हुआ है, अब डिसाइड किया है एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग। यहां पर क्या होता है, जैसे एग्जांपल मान लो रेपो रेट। अब मान लो होता पता क्या है, जैसे ये जो कस्टमर के कॉरस्पॉन्डिंग इनको लोन के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेट देनी है, इसको लिंक कर दिया किसके साथ, मान लो रेपो रेट के साथ लिंक कर दिया। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, अगर रेपो रेट कम होगा तो आपकी ईएमआई का जो कॉरस्पॉन्डिंग आपको पे करना होगा, ये जो इंटरेस्ट रेट पे करना होगा वो कम हो जाएगा। तो इससे हुआ क्या, ये जो बैंक्स है ना, कि बैंक्स के पहले पास एक तरह से ना वो कुछ मैनिपुलेशन कर लेते थे। अगर इंटरेस्ट रेट मतलब अगर रेपो रेट कम भी हो गया तब कॉरस्पॉन्डिंग उसको बेनिफिट पास नहीं करते थे कस्टमर के कॉरस्पॉन्डिंग। पर जब एक्सटर्नली अब इस चीज़ को लिंक कर दिया गया है ना, तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे चेंजेस होंगे रेपो रेट के अंदर वैसे वैसे हमें कस्टमर को भी फायदा उस चीज़ का मिलता रहेगा। तो देखो रेपो रेट तो एक पर्टिकुलर चीज़ हुई, इस तरह से आरबीआई ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे बॉन्ड यील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है। तो उस तरह से अलग अलग ऑप्शंस है, अलग अलग बैंक्स उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि जब भी उनमें कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क में कोई चेंजेस होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली उसके बेनिफिट्स हमारे कस्टमर तक पहुंच जाएं। ठीक है, एक हमारे पास है फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया लिमिटेड FBIL करके, उनके द्वारा भी कुछ बेंचमार्क्स बताए जाते हैं। तो जो बैंक्स हैं उन पर्टिकुलर बेंचमार्क्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेपो रेट को ही अडॉप्ट करना है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आरबीआई ने बैंक्स को प्रोवाइड किए गए हैं। पर हमें क्या इंपॉर्टेंस था, हमें था एक तो बेस रेट समझना, वो समझ लिया कि वो एक तरह का क्या है, मिनिमम रेट होता है जो सेंट्रल बैंक या आरबीआई हमारे केस में जो सेंट्रल बैंक है वो बताता है कि उससे कम पे बैंक्स अपने कस्टमर्स को लैंड नहीं कर सकते, ये भी समझ गए। फिर इसी तरह से MCLR था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट, उसमें भी कोशिश करेगी कि मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिशन को और इफेक्टिव किया जा पाए। फिर उसमें भी कुछ कमियां मिली, फिर फाइनली हम कहाँ मूव करके एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग की तरफ। ठीक है, तो ये इस तरह से चीज़ें थी, अलग अलग चीज़ें। इसके अलावा देखो और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो स्टेटमेंट डी पढ़ो, स्टेटमेंट डी में क्या लिखा है, इट इज़ द रेट एट विच बैंक स्वैप करेंसीज बिटवीन वन अनदर। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटर बैंक एक्सचेंज रेट। जब बैंक्स ना आपस में करेंसीज को स्वैप करते हैं तो वो कौन सी रेट लगती है, उसको बोलते हैं इंटर बैंक एक्सचेंज रेट। तो ये भी ऑप्शन डी भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या होती है, तो वो भी हमने समझ ली कि दिस इज नोन एज व्हाट, इंटर बैंक एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया, उसके आसपास जो भी अलग अलग डायमेंशंस थी उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन और बढ़ जाए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, इसको एक बार जरा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो कि अक्सर न्यूज़ में रहते हैं वो किससे रिलेट करते हैं। अब देखो काफ़ी ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आई एम वेरी श्योर अगर आपके बिल्कुल बेसिक्स भी आपने पढ़े होंगे ना तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। OMO की जब मैं बात करता हूँ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये लिंक करते हैं किस चीज़ के साथ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के परचेज एंड सेल के साथ। जब आरबीआई के द्वारा जो अलग अलग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उन पर या तो बाई किया जाता है या सेल किया जाता है, उसको बोल देते हैं क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, ये हमें हेल्प करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और मनी सप्लाई का आप जानते हो डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, हमारी इन्फ्लेशन के साथ। अगर इन्फ्लेशन मान लो बहुत ज़्यादा है और आरबीआई क्या चाहता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या होगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होगा या कम करना होगा, कि मनी सप्लाई बहुत बढ़ चुकी है, हमें क्या ज़रूरत है उस मनी सप्लाई को कम करने की। तो डेफिनेटली क्या करना होगा कि लोगों के हाथों में जो बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है ना, इस पैसे को हटाना पड़ेगा। ठीक
ठीक है ना, इस पैसे को हटाना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि जैसे मान लो आरबीआई इनको क्या दे, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दे, मतलब सेल कर दे। अब सेल करेगी तो बदले में ये क्या करेंगे, वापस में इसको पैसा देंगे, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली आरबीआई से और बदले में क्या दे दिया, पैसा। तो पैसा जो कहीं ना कहीं लोगों के हाथों में था वो कहां पे चला गया, अब आरबीआई के पास। इससे क्या हो गया, जो मनी सप्लाई बढ़ रखी थी उसको कंट्रोल कर लिया और उससे क्या हो गया, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का तरीका। ये मैंने एक तरीका बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करके, जहां पर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट भी आप देख सकते हो, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करते हैं, वहां पर क्या होगा, एक तरह से जब हमें ग्रोथ करवानी होगी तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना होगा, तो उस टाइम पे इसका अपोजिट प्रोसेस किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो ओएमओ का मीनिंग समझ गए हम, यस बिल्कुल, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन ओपन मार्केट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव टूल्स अडॉप्टेड बाय आरबीआई टू परसुएड द कमर्शियल बैंक टू एडवांस लोन इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। देखो कई बार क्या होता है कि जो जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई, तो आरबीआई क्या कोशिश करता है कि अलग अलग जो बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या और भी जो अलग अलग बैंक्स हैं, उनको ना थोड़ा सा परसुएड किया जाए या उनको बोला जाए कि यार आप ना इस तरह से काम करोगे तो शायद देश का और बेहतर हो पाएगा, ठीक है। एक तरह से उनको परसुएड किया जा रहा है, उनको कन्विंस करने की बात करी जा रही है कि इस तरह से आप फॉलो करोगे तो दैट विल हेल्प इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, या इस तरह की कुछ चीजें कई बार आरबीआई करता है। उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मॉरल सुएशन। देखो एक्चुअल में ना आरबीआई के पास अलग अलग टूल्स होते हैं। एक होते हैं कौन से, क्वांटिटेटिव टूल्स, ऑन द अदर हैंड दूसरे कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स। जैसे रेपो हो गया, सीआरआर हो गया, ठीक है ना, एसएलआर हो गया, और जैसे रिवर्स रेपो हो गया, एमएसएफ हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब क्या हो गए, क्वांटिटेटिव टूल्स। ऑन द अदर हैंड बैंक्स के आरबीआई के पास कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं, जैसे मॉरल सुएशन हो गया, क्रेडिट रैशनिंग हो गया, इस तरह की कुछ कुछ चीजें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, एक तो पहली बात क्वालिटेटिव टूल पूछा गया, एंड सेकेंडली ये पूछा गया कि कौन सा पर्टिकुलर टूल होता है जो कहीं ना कहीं कन्विंस करने की बात करता है कि आरबीआई बैंक्स को कन्विंस कर रहा है या उनको परसुएड कर रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, मॉरल सुएशन। और मॉरल सुएशन का देखो इंग्लिश का ही वर्ड है मॉरल सुएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप समझ गए कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जब मॉरली ना उनको बोला जाए, उनको परसुएड करने की कोशिश करी जाए, तो वहां से भी ना कई बार आप इंग्लिश के टर्म से भी आंसर के क्लोज पहुंच सकते हो। तो आंसर क्या बना, आंसर बना ऑप्शन नंबर डी, मॉरल सुएशन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 क्या पूछ रहा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। अभी मैं बता रहा था ना आपको कि क्वांटिटेटिव टूल्स के अंडर आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ भी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 सेज इट इज अ विंडो फॉर ऑल कमर्शियल बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है अंडर द एमएसएफ फैसिलिटी बैंक्स आर अलाउड टू यूज सिक्योरिटीज दैट कम अंडर एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जरा चेक करो, देखो एसएलआर का मीनिंग तो आप जानते हो। एसएलआर के अंदर क्या होता है, जो हमारे अलग अलग बैंक्स होते हैं ना, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन, जो भी उनके डिपॉजिट्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन मेंटेन करना होता है। किस फॉर्म में, जैसे कैश हो गया, गोल्ड हो गया, कुछ सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के फॉर्म में बैंक्स को कुछ पैसा मेंटेन करना होता है। अब जो डिपॉजिट्स का कुछ पर्टिकुलर प्रपोर्शन, ठीक है, चेंज होता रहता है, कभी 18%, 19%, इस तरह से आप देख सकते हो कि क्या करेंटली चल रहा है। तो वो थोड़ा वेरिएबल आरबीआई उस हिसाब से चेंजेस करता रहता है। ये तो होता है एसएलआर। अब जब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करते हैं, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है, जब इमरजेंसी सिचुएशन में ओवरनाइट के लिए कुछ फंड्स को बोरो करना होता है, दैट इज नोन एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि स्टेटमेंट 1 ठीक है, बट यहां पर ना छोटी सी ट्रिक प्ले करी गई। व्हाट इज दैट, यहां लिख दिया ऑल कमर्शियल बैंक्स। क्या सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए ये चीज ट्रू है? द आंसर इज नो। जो हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स है ना, जो हमारे अलग अलग शेड्यूल बैंक्स हैं, आप जानते हो शेड्यूल बैंक्स जो कहाँ आते हैं, जो आरबीआई एक्ट 1934, ये जो एक्सटीट्यूट है ना, इसके सेकेंड शेड्यूल में जो बैंक्स को लिखा गया है, जो इस सेकेंड शेड्यूल के अंदर जो बैंक्स आते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल है एमएसएफ की। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी कमर्शियल बैंक्स को अवेलेबल है, नहीं, सिर्फ जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको ये एमएसएफ वाली फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पर वो क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ओवरनाइट बोरोइंग कर सकते हैं फ्रॉम आरबीआई।
तो वैसे तो स्टेटमेंट देखने में ठीक लग रही थी, पर यहाँ पर ये ऑल कमर्शियल बैंक्स की वजह से ना ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि हर एक छोटी जगह पे भी ना मिस्टेक से पूरी स्टेटमेंट गलत हो सकती है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एमएसएफ के अंदर क्या एसएलआर को भी यूज किया जा सकता है, यानी कि जो यहाँ पर कैश गोल्ड सिक्योरिटीज इसको भी यूज किया जा सकता है। द आंसर इज यस। कुछ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है जो एमएसएफ के अंदर इसको हम एसएलआर सिक्योरिटीज का भी जो यूज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 ठीक है हमारी, बट स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। आपने देख लिया कि क्यों गलत थी, ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स हैं आरबीआई के, उसके अंदर किन किन सेक्टर्स को कवर किया गया है। देखो ये थोड़ा ना करंट अफेयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आरबीआई कुछ ना कुछ नए नए मेजर्स लेता रहता है जिसके अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नए नए सेक्टर्स एड अप होते रहते हैं। तो यहां पर देखो आप जानते हो कि देखो फॉर एग्जांपल 100 रुपया है आप एक बैंक के पास, ठीक है। अब इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, या तो ये दे दे कि बहुत ही जो अमीर लोग हैं सिर्फ उनको ही लेंड करता रहे पैसे, ठीक है। मान लो एक बैंक है, कोई भी बैंक मान लो, उसके पास हो सकता है एक बंदा आए जो बिल्कुल गरीब है और एक बंदा है जो बहुत अमीर है, दोनों पैसे बोल रहे हैं कि हमें लोन दे दो। तो बैंक तो यही सोचेगा ना, यार मैं अमीर वाले बंदे को दे देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये कोई बिजनेस करेगा, अच्छा वहां से पैसा कमाएगा और आसानी से लोन को मेरे वापस कर देगा। पुअर बंदे को देने के टाइम ये बैंक सोचेगा यार पता नहीं है दे पाएगा वापस या नहीं दे पाएगा। पर सोचो अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे सारे बैंक्स करने लग जाएंगे, तो जो हमारे एक तरह से हमारे जो मिशन है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है देश के अंदर, जो गरीब लोग हैं उन तक भी पहुंचना है, सभी को एक तरह से आगे एम्पावर करना है, एक तरह की सोशल जस्टिस लेकर आना है, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कैसे पूरे हो पाएंगे? ये तभी पूरे हो पाएंगे ना जब ये जो पुअर लोग हैं इनको भी अच्छे से क्रेडिट मिले, ये भी उस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए एंड अकॉर्डिंगली एक अच्छे वे में देश की इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए, राइट। तो इस वजह से होता क्या है, एक हमने बनाया है क्या, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL। यहां पर क्या है, आरबीआई ने पता क्या बोला है कि जो भी आपका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, बेसिकली ANBC, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ANBC आपको पता होगा कि जो भी अलग अलग हमने अलग टोटल है ना, जो एक तरह से जो क्रेडिट उनके पास है, तो उसमें से अराउंड 40% वो लेंडिंग कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग करे। क्यों? ताकि ये जो पुअर लोग हैं इनको भी मिल पाए, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर जो देश की इकोनॉमी के लिए या देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको क्या बोल दिया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर उनको इंक्लूड कर दिया। तो होता क्या है, इस पर्टिकुलर ANBC का 40% जो होगा लेंडिंग वो इन पर्टिकुलर के लिए होगा। वैसे तो देखो ये अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग है, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए 40% है, जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके लिए 75% है। तो इस तरह से अलग अलग पर्टिकुलर बैंक्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है ताकि वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए इस पर्टिकुलर सेक्टर, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए। जैसे आप जानते हो एग्रीकल्चर, अब सोचो अगर हमारे देश के किसानों को ही कर्जा नहीं मिलेगा तो वो कैसे टाइमली बेसिस पे इनपुट्स को लेके आ पाएंगे, किस तरह से वो फर्टिलाइजर्स को डाल पाएंगे अपने वहाँ पे, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी को ट्रैक्टर खरीदना हो या फिर कुछ और चीज़ें जैसे सीड्स खरीदने हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनको तभी कर पाएंगे ना जब हम उनको टाइमली बेसिस पे क्रेडिट प्रोवाइड कर पाएंगे। इसी वजह से आरबीआई ने कुछ सेक्टर्स हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर डाल रखा है कि भैया इनको इतना % तो मिनिमम देना ही देना है अपने टोटल का, राइट। तो जैसे आप देखते हो एग्रीकल्चर हो गया, इसको दे दिया, ठीक है। हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME जो हो गया उनको देना होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन आप जानते हो, एक्सपोर्ट भी तो करना है प्रमोट, डेफिनेटली हमारे जो अच्छे डॉलर्स आते हैं उसके लिए भी तो बेनिफिशियल होगा, तो एक्सपोर्ट्स के लिए हम ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं PSL को। उसके अलावा जैसे आप जानते हो एजुकेशन, ठीक है, हाउसिंग हो गया। आजकल देखो रिन्यूएबल एनर्जी, डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट का कितना स्ट्रॉन्ग इसके लिए पुश है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हैं। हाउसिंग हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एंड इवन आज के टाइम पे हमने जो स्टार्टअप्स थे ना उनको भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग सेक्टर्स हैं। ये कॉन्स्टेंटली जो आरबीआई है इसमें नए नए चेंजेस लेके आता रहता है ताकि कुछ नए नए सेक्टर्स को और भी बेनिफिट हो पाए। तो आप जब भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको इंश्योर क्या करना है कि एक सेक्टर्स पे ना नज़र मार लेनी है, ठीक है, ताकि पता लग रहे हमें, ताकि करंट अफेयर्स के साथ हम कहीं ना कहीं लिंक रहें और अगर यूपीएससी हमसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे तो हम उसको आसानी से टैकल कर पाएं। तो यहाँ पर जितने भी पांचों के पांचों सेक्टर दे रखे हैं ना ये सभी ठीक हैं। तो आंसर क्या बना हमारा? आंसर बना ऑप्शन नंबर C, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, क्योंकि ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स के अंदर आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है? देखो बिफोर यहाँ पे जैसे लिखा ना, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स,
इनको 75% करना पड़ता है। मैंने बताया था ना 40%, जो 40% वाली चीज़ थी वो जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गए वो, और जो फॉरेन बैंक्स हो गए जिनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है, साइजेबल प्रेजेंस होती है, उनको 40% करना होता है। बट आरआरबीज हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको कितना करना है? 75%। क्यों? क्योंकि इनका देखो काम ही वहीं पे है। जैसे रीजनल रूरल बैंक्स का तो हमने देखा ना कि रूरल एरियाज में ज़्यादातर काम इनका वहाँ पर होता है, ठीक है, तो इनका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इस वजह से इनको ज़्यादा लिमिट 75% की दे रखी है। क्लियर? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ क्या पूछ रहा है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये किसके पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? किस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए ये यूज़ किया जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? इसको समझते हैं। देखो, आप जानते हो कई बार ना आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर इश्यूज फेस होते हैं, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको कोई भी पैसा नहीं दे रहा, आप हर किसी से बोल रहे हो कि यार थोड़े मतलब ना, कोई मान लो कि मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो कई बार होता है कि पैसे नहीं होते, तब कई बार उस टाइम पे क्या होता है, शायद ही आपको कोई लेंड करे उस टाइम पे। सेम चीज़ हमारे ना जो बैंक्स होते हैं उनके साथ भी आ सकती है। बिल्कुल, बैंक्स के साथ भी तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मार्केट में कोई उनको पैसा ही ना दे, डेफिनेटली। पर जब ऐसी सिचुएशन बैंक्स के पास आ जाती है ना, तब भी एक एंटिटी है जो तब भी उनको पैसा देती है। व्हाट इज दैट? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी को क्या बोलते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मीनिंग कि अभी कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं बचा जो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें लेंड करेगा, जो आपको फंड्स देगा, बट तब भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल बैंक है, वो आप इस पर्टिकुलर बैंक को तब भी लेंड करता है, ताकि मतलब ना एक तरह से स्टेबिलिटी बनाई जा पाए, या फिर किस तरह से हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कि हु इज़ द एंटिटी विच इज़ रेडी टू लेंड टू बैंक्स एट ऑल टाइम्स, दैट इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्लियर? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ क्या पूछ रहा है? विद रेफरेंस टू कोऑपरेटिव बैंक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसका क्या मीनिंग? देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स हु डेमोक्रेटिकली इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू गवर्न दीज बैंक्स। स्टेटमेंट 2 क्या पूछ रहा है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स डू नॉट फॉल अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई, एंड स्टेटमेंट 3 सेज दे आर रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। तो कोशिश करते हैं देखो तीनों स्टेटमेंट समझने की। देखो, पहली बात तो देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स, जब भी हमारे दिमाग में कोऑपरेटिव बैंक्स आएगा तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही सबसे पहले आनी चाहिए। व्हाट इज दैट? कि ये वो वाले बैंक्स होते हैं जहां पर कहीं ना कहीं जो मेंबर्स होते हैं ना, वही एक तरह से क्या होते हैं, उसके ओनर्स भी और कस्टमर्स भी। समझ रहे हो? जैसे कमर्शियल बैंक है, अब आप एसबीआई जैसे है, एसबीआई बैंक में ऐसा थोड़ी है कि आप वहां पे जाके उसके ओनर भी हो, ठीक है, या उसके कस्टमर भी हो या मेंबर्स भी हो, नहीं। पर कोऑपरेटिव बैंक्स में ऐसा एंटिटीज होती हैं जो मेंबर्स के द्वारा ही ओन भी करी जाती है, उन्हीं के द्वारा कंट्रोल भी करी जाती है, एंड उन्हीं के ही वो एक तरह से क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं। और यहाँ पर बेनिफिट देख रहे हो, कोऑपरेटिव बैंक्स ये कैसे काम करते हैं? एक तरह से कह लो ना कि कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। कैसे? क्योंकि यहां पर जो अलग अलग मेंबर्स हुए, सबकी क्या होती है? वोटिंग पावर। और वोटिंग पावर भी ऐसी होती है कि 1 पर्सन 1 वोट। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो कि कोई बहुत अमीर है तो उसके पास ज्यादा शेयर है तो उसकी वोटिंग पावर ज्यादा होगी, नहीं। यहां पर कोऑपरेटिव बैंक्स कैसे काम करते हैं? दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, राइट। और साथ ही साथ स्टेटमेंट 1 भी हमने समझ ली, किस तरह से जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो ओन एंड कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं? मेंबर्स के द्वारा। डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग कोऑपरेटिव बैंक्स। उसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो आरबीआई के डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर फॉल नहीं करते। देखो, यहां पर रोल आपको समझना पड़ेगा करंट अफेयर्स का। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप ये स्टेटमेंट मेरे से 2 साल पहले पूछते, ठीक है, तो आप बोलते कि हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है, पर आज नहीं बोल पाओगे। ऐसा क्यों है? देखो, आपने ना बहुत सारे ना स्कैम सुने होंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के रिगार्डिंग, कि कभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, पीएमसी बैंक जो था, वहां पर कुछ ना कुछ इश्यूज फेस करने को मिले। इस तरह से हमें हर पर्टिकुलर स्टेट में ना कोई हमें इश्यूज देखने को मिलता है कि कभी इस कोऑपरेटिव बैंक में कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया, कभी उस पर्टिकुलर बैंक में घोटाला हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक्चुअल में ये होते क्यों थे इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स? इसका रीजन पता क्या था? इसका रीजन था डुअल सुपरविजन। देखो, एक आप जानते हो आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, काफी ना प्रोफेशनल बॉडी है आरबीआई। ऑन द अदर हैंड यहां पर हमारे पास जो होते हैं कुछ स्टेट कोऑपरेटिव्स, ये उतने प्रोफेशनल नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये थोड़े पॉलिटिकली लिंक्ड होते हैं, ठीक है।
जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो आप जाते हो आईसीआईसीआई बैंक में, आप जाके बोलते हो कि यार ये तो मैं ना इस मिनिस्टर का मैं ऐसे दोस्त हूँ, मुझे लोन दे दो, तो आईसीआईसीआई बैंक वाले शायद आपको लोन नहीं देंगे, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे जो कोऑपरेटिव बैंक्स में अक्सर ऐसा देखा गया था कि उन लोगों को लोन आसानी से मिल जाता था जिनके किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के साथ या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे लिंक्स होते थे। इस तरह की हमें सिचुएशंस देखने को मिलती थी। तो आरबीआई ये ऐसा क्यों हो रहा था, इस वजह से फिर क्या हो जाता था, हमें स्कैम्स देखने को मिलते थे। रीजन क्या था इसके पीछे का, डुअल सुपरविजन। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना ये चीज़ नोटिस करी कि नहीं यार इस तरह से ये वर्क नहीं कर सकता, ये इस तरह से तो स्कैम ही होते रहेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस लेके आई। उस ऑर्डिनेंस में क्या बात करी गई, उस ऑर्डिनेंस में बात करी गई कि जो भी हमारे जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या फिर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये अब क्या होंगे, ये आ जाएंगे आरबीआई के डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर। अब मैंने आपको क्या बताया, आरबीआई क्या है, बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी। जब भी इनको पता लगेगा कि ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स वाले ना गलत लोन दे रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, तो ये वहां पे उसको जाके क्या कर देंगे, उनको रोक देंगे जाके। तो ये ऑर्डिनेंस ने क्या हेल्प करी, ये जो इतने सारे स्कैम्स इतने सारे चल रहे थे ना, उसको कहीं ना कहीं रोकने में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इस ऑर्डिनेंस ने हेल्प करी, जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। इस वजह से क्या हुआ, हमारा स्टेटमेंट 2 अब गलत हो जाएगा। पहले ठीक था, अब ये गलत हो गया। पहले डुअल सुपरविजन होता था, पर अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल एज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हमने क्या कर दिए हैं, आरबीआई के डायरेक्ट सुपरविजन में आ चुके हैं। तो हम आने वाले सालों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके रिगार्डिंग जो स्कैम्स हैं वो थोड़े कम हो जाएं। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रही है, स्टेटमेंट 3 बोल रही है कि इनको रजिस्टर किया किसके अंदर किया जाता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या बना हमारा, आंसर बना ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 आर करेक्ट, वेयर सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, स्पेशली वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स के अंदर ही, पर इकोनॉमी के अंदर खासकर, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो आपने स्टैटिक को करंट के साथ लिंक करना है, ठीक है। हो सकता है आज भी बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको ये स्टेटमेंट 2 मिल जाए कि कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई के सुपरविजन के अंदर फॉल नहीं करते, पर अब हमने क्या समझ लिया कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया है जहां पर क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल एज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अब क्या हो गए हैं, आरबीआई के डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर आ चुके हैं। तो मेक श्योर कि आप भी अपनी तैयारी को इसी डायरेक्शन में स्टैटिक को करंट के साथ लिंक करते हुए किया करो, ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड मनी हेल्ड बाय पब्लिक। देखो ये ना, अगर आपको नहीं भी पता, मान लो इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं भी पता, बट थोड़ा बहुत ना अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करके सोचो। कैसे, देखो एक होती है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है ना, कि इंटरेस्ट रेट क्या है, किस रेट पे मान लो आपको लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए कौन सी आपको रेट पे करनी पड़ी, ठीक है। मान लो आपका लोन है 7% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ठीक है। तो क्या आपकी डिमांड क्या होएगी, क्या आप लोन लेना पसंद करोगे, शायद हाँ। कल को सोचो, अगर मैं इसी रेट को 7% की जगह क्या कर देता हूँ, मान लो कर देता हूँ 10%, मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या हुई, बढ़ गई ना। तो जब इस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, तब आप क्या कोशिश करोगे, तब आपकी डिमांड कम हो जाएगी ना इस चीज़ की, ठीक है ना। तो इस चीज़ की कॉरस्पॉन्डिंग आपकी डिमांड कम हो जाएगी, आप लोन नहीं लेना पसंद करोगे। या फिर आप दूसरी तरह भी सोच सकते हो, दैट इज डिपॉजिट की फॉर्म में। जब देखो, जब होता क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, मान लो कि कोई चीज़ डिपॉजिट करनी है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कोशिश करोगे, आप पैसा अपने पास होल्ड नहीं करोगे, ठीक है। मनी हेल्ड बाय पब्लिक वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं यार, बैंक में तो अच्छा खासा पैसा मुझे मिल रहा है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पैसा अपने पास होल्ड नहीं करता, मैं क्या करूँगा, मैं डेफिनेटली उसको क्या कर देता हूँ, एक तरह से जमा कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप पैसा होल्ड करोगे तो शायद आपको नहीं उतने पैसे मिलेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि जैसे ही हायर इंटरेस्ट रेट हो जाते हैं, वैसे ही साथ साथ क्या हो जाती है, डिमांड फॉर मनी इन द मार्केट कम्स डाउन। दोनों तरह से सोच सकते हो, जैसा भी आप सोचना चाहो। तो पॉइंट ये था कि समझना इस चीज़ को कि मीनिंग क्या होता है। देखो बहुत सारी चीज़ें ना इकोनॉमिक्स, इसी वजह से मैं हमेशा बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में क्या है, आपकी डेली लाइफ की ही स्टडी को नाम है इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये कोई फाइनेंस वो सारी चीज़ें नहीं होती, डेली लाइफ की स्टडी ही इकोनॉमिक्स है। तो इस वजह से जब आप अपनी रियल लाइफ के साथ इकोनॉमिक्स को लेके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ें समझ आएंगी। तो इस वजह से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर
क्वांटिटेटिव टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट। अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको क्या बताया कि कुछ होते हैं हमारे पास क्या, क्वालिटेटिव टूल्स, राइट। ऑन द अदर हैंड कुछ क्या होते हैं हमारे पास, क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आपका क्या हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, आपके रेपो हो गया, या फिर आपके जो ओपन मार्केट ऑपरेशन देखे थे ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर चीज़ों के साथ रिलेट करती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये सारी होगी क्वांटिटेटिव। ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए किसी चीज़ के रिगार्डिंग जैसे परसुएशन हो गया, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग कमर्शियल बैंक को परसुएड करने की कोशिश करती है, या फिर एक तरह से उनको इनकरेज करने की कोशिश करती है कि आप इन सभी चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग लेंड करो। जैसे हमने मॉरल सुएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है कि कितना मार्जिन चाहिए होता है, ठीक है। और भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं, दोज आर क्वालिटेटिव टूल्स। आई होप आपको इन दोनों के बीच में फ़र्क समझ आ गया होगा। तो बस हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्वांटिटेटिव टूल्स। तो देख लो, ओपन मार्केट ऑपरेशन यस क्वांटिटेटिव है बिल्कुल। उसी तरह से सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो भी क्वांटिटेटिव हो गया। मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं, ये तो क्वालिटेटिव है। मॉरल सुएशन अभी तो क्वेश्चन किया था पीछे कि सेंट्रल बैंक कर रहा है, परसुएड कर रहा है, कन्विंस कर रहा है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, वो सारी चीजें क्या होती हैं, दोज आर क्वालिटेटिव टूल्स। बैंक रेट, ठीक है, ये भी देखो इनलाइन ही होती है क्वांटिटेटिव टूल्स के साथ ही, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। आंसर क्या इसलिए बन जाएगा 1, 2 एंड 5 ओनली। ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, स्टैंडिंग एसएलआर हो गया, सीआरआर, ये अलग अलग चीजें सारी क्वांटिटेटिव टूल्स ही होती हैं। क्लियर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये वाला क्वेश्चन अब आपको आना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने आपके साथ पहले क्या डिस्कस किया था, ओपन मार्केट ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको समझाई थी कि जब क्या करते हैं, जब हमने इन्फ्लेशन को टैकल करना होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड बताया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ लाइकली इफेक्ट इफ आरबीआई बाइज अ गवर्नमेंट बॉन्ड इन द ओपन मार्केट। अब यहाँ पे क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, बाय किया है, ठीक है ना। आरबीआई ने क्या किया, खरीदा है एक गवर्नमेंट बॉन्ड को। सोचो जब आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई किसी चीज को खरीद रही है तो होगा क्या, तो किससे खरीदेगा, मान लो पब्लिक से खरीदा, पब्लिक से उन्होंने ये बॉन्ड खरीदा, तो बॉन्ड खरीदने के लिए इन्होंने क्या, आरबीआई ने क्या किया होगा, कुछ पैसे पे किए होंगे ना, डेफिनेटली। आप ऐसे तो खरीदते हो कोई चीज, मतलब आपको कोई चीज खरीदनी है, वापस में बदले में क्या पे किया होगा, पैसा। आरबीआई ने भी सेम चीज करी होगी, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा, बदले में क्या दिया, पैसा। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, डेफिनेटली ये चीज हुई ना कि मनी सप्लाई बढ़ गई, क्योंकि आरबीआई ने उनको ओपन मार्केट के अंदर पैसा पे किया, तो डेफिनेटली हुआ क्या, उससे मनी सप्लाई जो थी वो हो जाती है क्या, इंक्रीज। ओपन मार्केट ऑपरेशन वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये बताया था कि इन्फ्लेशन को टैकल करना होता है तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है। ऑन द अदर हैंड जब थोड़ा डिमांड को इंक्रीज करना होता है तो आरबीआई इन चीजों को बाय कर सकती है। तो यहाँ पर ये चीज क्या बन जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, एन इंक्रीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व इन द इकोनॉमी एंड देयर इज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ गया कि जैसे ही आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट बॉन्ड को बाई किया, बदले में उसने क्या दिया, पैसा दिया, ठीक है ना, कुछ पे किया उसने, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली हमारी मनी सप्लाई उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप फर्दर आप यहां पर और भी पढ़ सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहां क्या पूछा जा रहा है, Which of the following measures can be adopted for controlling the inflation? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मान लो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, हमें उस चीज को थोड़ा रोकना है, उसको कंट्रोल करना है, कैसे करेंगे? एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर को कम कर दिया। अब देखो जैसे ही सीआरआर का कम कर दिया, पहली बात तो सीआरआर आप सभी जानते हो, ठीक है, कि एक तरह से सीआरआर के बेसिस पे क्या होता है, बैंक्स को एक तरह से अपना कुछ पैसा अलग से रखना पड़ता है, ठीक है, जो उसको वो लैंड नहीं कर सकते। यही सारी चीजें हमने पढ़ी थी डेफिनेटली। अब देखो सीआरआर को कर दिया कम, अब इससे होगा क्या, इससे जो बैंक को पैसा वो लैंड नहीं कर सकता, द मनी विच इट कांट लैंड, वो कम हो गया ना। पहले मान लो अगर 100 रुपए थे जो वो लैंड नहीं कर सकता था, अब मान लो वो चीज होगी 90। क्यों? क्योंकि सीआरआर कम हुआ, तो अब इसकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? देखो मान लो जैसे आप एग्जांपल सोचो, मान लो पहले बैंक के पास 100 रुपए थे, 100 में से मान लो पहले उसको 5 रुपए जो थे
वो अलग से रखने पड़ रहे थे और बाकी के ये 95 रुपीज़ लेंड कर रहा था। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाओ, बाकी और चीज़ें SLR वगैरह अभी के लिए इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहले 5 रुपये उसको अलग से रखने पड़ रहे थे, 95 रुपीज़ लैंड करने पड़ रहे थे। अब हमें वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि CRR कम कर दिया, तो कम कर दिया, मान लो ये 5 से हो गया क्या 4 रुपये। अब लैंड कितने कर पाएगा, पहले 95 कर पा रहा था, अब कर पाएगा लैंड 96। तो लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, बैंक क्या करेगा, ज़्यादा लैंड करेगा, ज़्यादा लोगों को लोन दे पाएगा, और ज़्यादा लोगों को लोन देगा तो क्या होगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, डेफिनेटली लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन खरीदेंगे, बिल्कुल ठीक है, इनके पास ज़्यादा पैसा आएगा। और जैसे ही ज़्यादा पैसा आया क्या होगा, उससे होगा क्या, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो भैया बढ़ेगा, जब कैश रिजर्व रेशो CRR को हम कम करते हैं तो इन्फ्लेशन उससे बढ़ता है, कम नहीं होता। यहाँ पूछा गया था कम करना है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया ना, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, और जैसे स्टेटमेंट 1 गलत हुआ हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया, ऑप्शन सी 2 एंड 3। ठीक है, तो कई बार इस तरह से भी UPSC क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह से ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। बट फिर भी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वो ठीक हो सकते हैं। देखो स्टेटमेंट 2 देखो क्या पूछ रहा है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हैविंग स्कार्स सप्लाई। अब देखो जैसे आप एग्जांपल सोचो कि जैसे मान लो वैक्सीन छोड़ो, या फिर जैसे आपने कोविड-19 की सेकेंड वेव देखी, उस टाइम इंडिया में ऑक्सीजन के जो थे, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन से जो बाकी चीज़ें चाहिए होती थी, उनकी बहुत भारी शॉर्टेज थी, मतलब सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ गए थे। फिर इंडिया ने क्या किया, दूसरे कंट्रीज से उनको मंगाना स्टार्ट किया, इंपोर्ट होना स्टार्ट हुआ। अब इसकी वजह से हुआ क्या, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे अचानक से, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई की शॉर्टेज थी। तो बाहर से जब चीज़ें आई तो ये जो शॉर्टेज वाली चीज़ थी वो हट गई, ठीक है ना। तो जो सप्लाई कम थी, सप्लाई वाज लेस एंड डिमांड वाज वेरी हाई। डिमांड सप्लाई के इस मिसमैच की वजह से क्या था, इन्फ्लेशन ज़्यादा था। पर जब हमने बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट किया तो सप्लाई क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई ने डिमांड को मैच कर दिया। इसके बेसिस पे क्या हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई। तो ये स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ठीक है। ऑन द अदर हैंड स्टेटमेंट 3 देखो, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी में कट करना। ये भी देखो, जब हम कोई चीज़ करते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी को कम किया, कस्टम ड्यूटी को कम किया, इस तरह की कुछ छूट देती है, तो क्या होगा, चीज़ों के जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, या कह लो जो फाइनल कॉस्ट हो गया, उस कॉस्ट में कुछ कमी आ सकती है, बिल्कुल। और उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, जो महंगाई थी वो कम होगी ना, क्योंकि चीज़ों के दाम कम हो गए, डेफिनेटली। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर C 2 एंड 3, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, GDP डिफ्लेटर के बारे में। याद करो, मैंने जब आपके साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिस्कस किया था, तब हमने GDP डिफ्लेटर भी साथ में डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो GDP डिफ्लेटर का ध्यान क्या देना है, ये हमें इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका बताता है कि इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है कि ये किसकी रेशो है, ये बता रहा है ये रेशो है GDP एट करंट प्राइजेस टू GDP एट कांस्टेंट प्राइजेस एंड इज पब्लिश्ड ऑन मंथली बेसिस। देखो यहाँ पर दो चीजें पूछ रहा है, पहली चीज क्या है कि इसका मीनिंग क्या है, क्या यही मीनिंग होता है करंट डिवाइड बाय कांस्टेंट प्राइजेस की GDP, और दूसरी चीज बोल रहा है क्या इसको मंथली बेसिस पे निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता। देखो समझते हैं इसको, जब मैं बात करता हूं GDP डिफ्लेटर तो होता तो यही है, कैसे, GDP एट करंट प्राइजेस ऊपर डिवाइडेड बाय GDP एट कांस्टेंट प्राइजेस। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से इसका फॉर्मूला यही होता है, इसको रेशो, और इस रेशो को जैसे ही हम कहीं ना कहीं कैलकुलेट करते हैं हमें इन्फ्लेशन का ट्रेंड उससे मिलने लग जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर जो दूसरा पार्ट बोल रहा है ना, इट इज पब्लिश्ड ऑन मंथली बेसिस, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि ये क्वार्टरली बेसिस पे आता है, हर 3 महीने में इसको निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, अगर आप यहाँ तक स्टेटमेंट देखते हो सिर्फ इतना पार्ट, तो ये पार्ट तो ठीक है, पर ये पीछे वाला पार्ट गलत हो गया। इस वजह से क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 होगी गलत, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 देखो, GDP डिफ्लेटर कवर्स ओनली अ फिक्स्ड बास्केट। अब ये वाला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसे, यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर क्या करते हैं, एक हम फिक्स्ड बास्केट को चूज करते हैं एंड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग को बास्केट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखते रहते हैं कि जो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज थे उनका क्या क्या चेंज आता है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस फिक्स्ड बास्केट के जो वेट होते हैं वो भी प्रॉपरली उस हिसाब से देखे जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ GDP डिफ्लेटर की, तो GDP डिफ्लेटर में क्या होता है, यहाँ कोई बास्केट थोड़ी होती है GDP डिफ्लेटर के अंदर, नहीं,
यहाँ पर तो किसको यूज़ करते हैं, यहाँ सारी इकोनॉमी जो भी अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी जाती हैं। तो एक तरह से काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव मेजर माना जाता है जीडीपी डिफ्लेटर को, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जीडीपी डिफ्लेटर में क्या इंपोर्टेड गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जीडीपी की बात हो रही है ना, तो जो चीज़ें एक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं उन्हीं को लेंगे डेफिनेटली, और इनके वेट कैसे बदलेंगे, जिस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन लेवल चेंज होता रहेगा। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है, ठीक है ना। ये सीपीआई के बारे में बात कर रहा है, ना कि जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। जब एक फिक्स्ड बास्केट लेते हैं जीडीपी डिफ्लेटर में तो सारी इकोनॉमी को लिया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है। आंसर क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अब यहाँ क्वेश्चन 26 क्या बोल रहा है, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबल इम्पैक्ट इफ आरबीआई डिसाइड्स टू कट डाउन द रेपो रेट। रेपो रेट को आरबीआई ने कम कर दिया। इसको देखो, अगर रेपो रेट मैंने आपको क्या बताया था, ये रहा आरबीआई, ये रहा बैंक, ठीक है। तो आरबीआई किस रेट के ऊपर बैंक को पैसा लेंड करता है उसको बोल दिया रेपो रेट, यस। अब आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को कम कर दिया। पहले महंगे रेट पे बैंक के पास पैसा आ रहा था, अब सस्ते दामों पे आ रहा है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक भी तो सस्ते दामों पे कस्टमर को पैसा देगा या नहीं देगा, बिल्कुल देगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझ आई। अब देखो स्टेटमेंट 1 पढ़ो, अ डिक्लाइन इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। डिक्लाइन क्यों होगा यार, बैंक के पास ना आसानी से पैसा आ रहा है, कम रेट पे आ रहा है, तो बैंक ज्यादा पैसे दे पाएगा, कहीं ना कहीं लो रेट पे ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएगा, बिल्कुल। तो डिक्लाइन थोड़ी होगा, ये तो इंक्रीज होगा, ये तो उल्टा लिखा है। तो स्टेटमेंट 1 हो गया हमारा क्या, गलत। स्टेटमेंट 2 देखो, स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लेंडिंग रेट। अरे नहीं यार, यहां पे जब कम हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर भी तो कम करेगा ना बैंक कुछ ना कुछ रेट, तो क्यों नहीं होगा सिग्निफिकेंट चेंजेस, ये कम होगा। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है। स्टेटमेंट 3 की तरफ चलते हैं, बेनिफिशियल फॉर बोरोज एज ईएमआई विल डिक्रीज। यस, मैंने अभी बताया इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम हुए तो कहीं ना कहीं जो हमारे कस्टमर्स हैं या जो बोरोअर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि उनको सस्ते दामों पे लोन मिल पाएगा। तो स्टेटमेंट 3 हमारी ठीक है, 1 और 2 गलत थे। आंसर क्या बन गया, आंसर बना ऑप्शन नंबर सी, 3 ओनली। आई होप ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ना आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट ठीक है ना, तो चाहे जितने मर्जी स्टेटमेंट्स पूछ ले, जितने मर्जी आपको घुमाने की कोशिश करे, आप आंसर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यहां पर क्या पूछ रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में पूछ रहा है। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग का मैं आपको बहुत ही सिंपल सा मीनिंग बताता हूं। जैसे मान लो एक कोई कंपनी है, जैसे मान लो जैसे कि ना कोई भी XYZ कंपनी हो सकती है। इस कंपनी की देखो कुछ हो सकता है अलग अलग सब्सिडरीज हो, ठीक है। सब्सिडरी 1 हो सकती है, इसकी सब्सिडरी 2 हो सकती है। मतलब ये एक तरह से होगी क्या, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी और इसकी अलग अलग होगी सब्सिडरीज। अब देखो हो सकता है कि जो एक सब्सिडरी है, ये वाली जो सब्सिडरी है, ये मान लो काम करती है किसमें, ये मान लो सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है। और ये वाली मान लो जो सब्सिडरी 2 है, ये बनाती है मान लो कार बनाती है, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सब्सिडरी 2 जो कार बनाती है उसको किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर चाहिए हो अपने ऑफिस को रन करने के लिए, बिल्कुल। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बिल्कुल सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो हो क्या सकता है कि ये सब्सिडरी 2 ये सब्सिडरी 1 के पास जाए और बोले कि यार हमें ना ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। तो सब्सिडरी 1 बोलेंगे ठीक है हम बना देंगे, राइट। अब देखो होगा क्या, सब्सिडरी 1 वाले भी तो कुछ पैसा लेंगे ना ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर को बनाने का, बिल्कुल लेंगे। तो वो प्राइस, क्या प्राइस के बीच में क्या प्राइस होता है जिसके बेसिस पे ये आपस में जो सब्सिडरी कंपनीज हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप की आपस में किस रेट पे ट्रेड करती हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग। तो जब दो सब्सिडरी कंपनीज जो एक ही पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करती हैं आपस में जिस रेट पे ट्रेड करती हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांसफर प्राइसिंग। अब बस देख लो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन कह रही है, ऑप्शन नंबर 1 ही है। इट अकर्स व्हेन टू सब्सिडरी कंपनीज विच आर पार्ट ऑफ सेम मल्टीनेशनल ग्रुप ट्रेड विद ईच अदर। तो ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। देखो यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं ऑफ अ कंट्री। देखो बिफोर वी मूव इनटू द क्वेश्चन मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग समझा देता हूं। देखो आप इस चीज को जानते हो कि जब भी एक कंट्री है, जैसे मान लो तो एक कंट्री अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड वगैरह करती है, कुछ इधर से आता है, कुछ एक कंट्री दूसरी कंट्री को भेजती है, कुछ वहां से इंपोर्ट आता है, कुछ एक्सपोर्ट आता है। इस तरह की कुछ कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं बिटवीन वेरियस कंट्रीज, ठीक है ना।
तो इस चीज को क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि एक कंट्री ने दूसरी को क्या पे किया, क्या पर्टिकुलर चीजों का ट्रांजैक्शन हुआ, ये सारी चीजें। अब उसी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ना हमें दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। एक हो गया क्या, करंट अकाउंट, दूसरा हो गया क्या, कैपिटल अकाउंट, राइट। अब जब देखो इसको एक बार देख लेते हैं। देखो जब बात होती है करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आ गई। करंट अकाउंट में जैसे आपका अलग अलग गुड्स में आप ट्रेड करते हो ना, मान लो कि इंडिया से कोई शूज थे, तो इंडिया से कोई जो शूज थे वो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किए या फिर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट आए, तो ये सारी चीजें ट्रेड इन गुड्स हो जाती हैं। उसी तरह से क्या हो गया हमारे पास ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। आप जानते हो अलग अलग फैक्टर इनकम, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ तरह की इनकम हो सकती है। अब जानते हो अब सर्विसेज क्या होती है, एक तरह से इनविजिबल्स भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दिखती नहीं ना। यहाँ पे तो हमें साफ दिख रहा है कि शूज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, ये तो विजिबल हो गया, पर इनविजिबल भी तो होती है सर्विसेज जो हमें एक्चुअल में दिखती नहीं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये यहाँ पर आ गई। उसी तरह से क्या होता है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मीनिंग क्या, जैसे एक कंट्री के बार होता है ना कि दूसरी कंट्री की कुछ मदद कर देती है, कुछ ग्रांट दे देती है, या फिर बाहर से हमारे जो हमारे भाई बहन है, जो कहीं मान लो कि कोई आपका कजन आपका मान लो कि कनाडा में रहता है, तो कनाडा से हो सकता है वो कुछ पैसे भेजता हो आपको, रेमिटेंसेस, वो सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, वो होती हैं करंट अकाउंट के अंदर। ऑन द अदर हैंड दूसरा अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। अब देखो आप जानते हो अलग अलग एसेट्स के बारे में, तो जो भी एसेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कहाँ रिकॉर्ड करी जाती हैं, दीज आर रिकॉर्डेड अंडर कैपिटल अकाउंट। तो बहुत ध्यान देना है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है, एसेट के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। अब एसेट देखो कुछ भी हो सकता है, आपके स्टॉक्स हो सकते हैं, आपके बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ने भी जैसे मान लो कोई डेट लिया हो, वो सारी चीजें हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखो कुछ परचेज करते हैं एसेट दूसरी कंट्री के अंदर, तो एक तरह से वो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैसा पे करना पड़ेगा। उसी तरह से कोई फॉरेन कंट्री भी सेम प्रोसेस कर सकती है इसका, ठीक है। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर, जैसे कि इन्वेस्टमेंट। आप जानते हो एफडीआई के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज जब कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी में एक तरह से कह लो कि ना कि एक लंबे टर्म के लिए आती है, या फिर उसका काम होता है कि एक मीनिंगफुल इंपैक्ट क्रिएट किया जाए उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ, तो एफडीआई आ गया। उसी तरह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, जहां पर फोकस थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉफिट के ऊपर होता है, और शेयर्स में मतलब ज़्यादा ना फोकस होता है कि जैसे ही प्रॉफिट आता है तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है ये चीज़ प्रॉफिट जैसे ही कमाया वो बाहर भी ले जाए। इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, हॉट मनी भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से आती है और बहुत तेज़ी से बाहर भी जा सकती है। तो ये चीज़ें आ गई कैपिटल अकाउंट के अंदर। उसी तरह से एक्सटर्नल बोरिंग्स के अंदर क्या आ गया, आपकी डिफरेंट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हो गया, शॉर्ट टर्म डेट हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना कि एसेट रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं, तो आप आसानी से पता लग जाएगा आपको कि क्या क्या चीज़ें कैपिटल अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। उसी तरह से आपकी एक्सटर्नल असिस्टेंस हो गया, गवर्नमेंट एड हो गया, मल्टीलेटरल लोन्स हो गया, जो हम अलग अलग लोन्स लेते हैं, मान लो वर्ल्ड बैंक ने लोन लिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, राइट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आप खुद सोचो क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। आई एम वेरी श्योर कि आप इस क्वेश्चन को अब कर ले जाओगे, क्योंकि हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सारी चीज़ें तो पढ़ ही ली हैं, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट हैं। क्यों, ये ट्रांसफर पेमेंट भी है, एनआरआई भी है। उसने ये तो पूछा नहीं ना करंट और कैपिटल क्या है, उसने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या पूछा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो सब कुछ ही आ जाएगा, ये जो भी अलग अलग चीज़ें हम कर रहे हैं, चाहे एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, बोरोइंग हो गया, एनआरआई डिपॉजिट्स हो गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, सॉवरन लोन्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, रेमिटेंसेस, ट्रांसफर पेमेंट, ये सब चीज़ें बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ऑब्वियसली आएंगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट में क्या है, तब थोड़ा सोचते, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अभी देखो यहाँ पर इसने पूछ लिया कैपिटल अकाउंट के बारे में। अब कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर एसेट के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती हैं उनको बोलते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। अब खुद सोचो कौन कौन से केस में हमें एसेट के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शंस देखने को मिल रही है, जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, इज इट, यस, ठीक है। एसेट्स का बिल्कुल हो रहा है, डेफिनेटली बोरिंग्स हो रही है, तो एसेट आप जानते हो, ठीक है। अगर एसेट का मीनिंग क्लियर है आप आसानी से निकाल लोगे। शिपिंग, बैंकिंग, ये तो करंट अकाउंट में पढ़े थे ना, याद करो जब मैंने क्या बताया था, जब मैंने बताया था ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर नॉन नेट फैक्टर इनकम, सॉरी नेट नॉन फैक्टर इनकम जो होती है
उसके अंदर बताया था ना जो कि किसका पार्ट होते हैं, वो पार्ट होते हैं करंट अकाउंट का। तो 2 और 3 तो वहां पर आ जाएंगे, तो ये 2 और 3 तो यहां से कट गए, और सिर्फ अगर आपने इतना ही निकाल लिया, आपके BCD खत्म और आपका आंसर डायरेक्टली आ गया ऑप्शन नंबर ए 1, 4, 5 एंड 6। अब 4, 5, 6 को भी देख लो, ऑफशोर फंड हो गया, FDI, FIA, ये तो कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। यस, तो ये चीज भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बस ध्यान में ये रखना है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या चीजें आती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जो एसेट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो अलग अलग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं उनको इंक्लूड किया जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर ये चीज पता लग गई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो नहीं होंगे उनको एलिमिनेट कर दोगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन 30 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 30 सेज फॉरेन एक्सचेंज रेट के इंक्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग क्या एक इमीडिएट इफेक्ट होता है? देखो, जैसे $1 इक्वल टू 80, जब मैं ऐसे बोलता हूं ये क्या है? एक तरह से एक्सचेंज रेट है ना आपस में, कि किस तरह से क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस तरह से डॉलर की क्या एक्सचेंज रेट है। अब देखो क्या होता है, जब मान लीजिए कि ये $1 इक्वल टू 80 कुछ चेंज हो जाती है, जैसे मान लो कोई चीज मान लो ये $1 इक्वल टू होगी, मान लो 160 होगी, हाइपोथेटिकली मान रहा हूं, ठीक है। तब होता क्या है, तब एक्चुअल में हमारे एक्सपोर्ट्स बूस्ट होते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए एक कोई चॉकलेट है, ठीक है। अब ये चॉकलेट हो सकता है कि 80 रुपीज की आ रही हो इंडिया में, ठीक है। हमने ये चॉकलेट क्या करी, हमने ये USA में भेज दी चॉकलेट। अब मुझे बताओ US की मार्केट में ये चॉकलेट कितने रुपए की बिकेगी? ये बिकेगी कितने की? $1 की। क्यों? क्योंकि $1 इक्वल टू 80 रुपीज है। यस, ठीक है। अब जैसे ही मान लो कल को क्या होता है, $1 इक्वल टू 160 हो जाता है, तो सेम चॉकलेट अब कितने डॉलर्स की बिकेगी USA की मार्केट में? वो हो जाएगी $0.5 की, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि $1 इक्वल टू 160 हो गया ना। तो इससे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे ये चीज क्या हुई, डेप्रिशिएट हुई, उससे क्या हुआ, USA के अंदर ये चॉकलेट सस्ती हो गई। और क्योंकि ये चॉकलेट सस्ती हो जाएगी, उससे क्या होगा, वहां के USA के लोग इसको ज्यादा खाना पसंद करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि उसकी प्राइस कम हो चुकी है। और कम क्यों हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो गया है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इस चॉकलेट की प्राइस इंडिया में आज भी 80 रुपए ही है, बस क्योंकि एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ गए ना, उस वजह से इस पर्टिकुलर चीज की डिमांड वहां पे बढ़ जाएगी, ठीक है। इस वजह से हुआ क्या, हमारे क्या हो गए, हमारे एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो गए। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, जैसे एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो गए, जो इंपोर्ट्स हैं उसी तरह से क्या हो जाएंगे, हमारे कॉस्टलियर हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे इंपोर्ट कॉस्टलियर होंगे तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, उनकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल रिड्यूस द डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। हाँ जी, बिल्कुल यही पॉइंट हमने यहां पे समझा। तो इसलिए आंसर क्या बना, आंसर बना ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो ये हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस करे, मैंने सभी क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, तो आप इस एक्सप्रेशन को भी और ध्यान से पढ़ सकते हो। बट कहीं ना कहीं देखो, जब भी इकोनॉमिक्स में, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स में, आप एक चीज नोटिस करो कि अगर हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है ना, अगर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा है, तो ज्यादातर क्वेश्चन हम कॉरस्पॉन्डिंगली UPSC में उनके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर कर सकते हैं। तो आपको भी यही अप्रोच रखनी है अपनी पर्टिकुलर प्रिपरेशन के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, प्रॉपर NCERT आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड